जेई मेंस में तो है ही इंपॉर्टेंट, एक क्वेश्चन फिक्स है। और आप देखो 2023 में जेई एडवांस के अंदर भी इस चैप्टर को इंक्लूड किया था, तो आप समझ सकते हैं कि ये चैप्टर पढ़ना कितना इंपॉर्टेंट है। ये थोड़ा होच पोच तरीका होता है, इंडिविजुअल डेटा, एक एक डेटा को लगा लगा के लिखो कॉमा और इस तरीके से, तो टाइम थोड़ा ज्यादा लगता है। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ा सा डिसेंट तरीका है, लेकिन उसमें भी थोड़ा टाइम ज्यादा लगता है। तो तीसरा तरीका इजाद किया, दैट इज ग्रुप डेटा, जो सबसे एफिशिएंट है। लेकिन हमें तो पढ़ना तीनों है, ये सबसे पहला काम होगा, सबसे मैंडेटरी काम है और सबसे पहला काम है कि डेटा को आपको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना ही पड़ेगा, वरना आप गलत आंसर दे दो। हेलो चैंपियंस, कैसे हैं आप सभी। दिस इज मी विजय, योर मास्टर टीचर, और आज हम बात करने वाले हैं हमारे क्लास 11 के नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज स्टैटिस्टिक्स। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो ये वन शॉट में खत्म हो जाएगा, मतलब एक वीडियो में पूरा का पूरा चैप्टर हम उड़ाने वाले हैं, ठीक है। तो कोई पार्ट वाइज नहीं है। दूसरी बात ये कि ये चैप्टर का नेचर अगर हम जानना चाहते हैं कि कैसा नेचर है इस चैप्टर का, तो इस चैप्टर का नेचर कुछ ऐसा है कि यूजुअली हम लोग जब एल्जेब्रा पढ़ते हैं या कैलकुलस पढ़ते हैं, तो कई बार हम लोग वेरिएबल में इतना खो जाते हैं कि हम भूल जाते हैं कि नंबर्स के बीच में भी कैलकुलेशन हो सकती है, ठीक है, क्योंकि हम बचपन से वही पढ़ के आ रहे हैं। तो नंबर्स के बीच की कैलकुलेशन को ये रिकॉल करवाता है चैप्टर। मतलब आपको एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, पॉइंट के डेसिमल में अगर कोई नंबर दिया है तो वहां पर आपको कैलकुलेशन करना आता है या नहीं आता है। कई बार हमारा इस चैप्टर के अंदर वो टेस्टिंग कई बार होता है, ठीक है। कैलकुलेशन मिस्टेक होने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है इस चैप्टर के अंदर, तो हम लोग कोशिश करेंगे कि कोई कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो। दो बार कैलकुलेशन को रीचेक करते हुए चलेंगे, ठीक है। और फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है कंप्लीटली, फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए। और यूजुअली मैंने देखा है जनरली बच्चे क्या करते हैं कि स्टैटिस्टिक्स को जब 9-10 में पढ़ते हो तो मजबूरी है पढ़ना, लेकिन 11th में थोड़ा सा इस चैप्टर को अंडररेटेड कर देते कि यार ये चैप्टर मुझे नहीं पढ़ना, मज़ा नहीं आ रहा, फॉर्मूले फॉर्मूले बहुत सारे, इतने सारे फॉर्मूले कौन याद करेगा, ट्रिग्नोमेट्री से जैसे तैसे पीछा छुड़ा था। लेकिन अब अगर इस चैप्टर की अगर हम इंपॉर्टेंस की बात करें ना बेटा, ये चैप्टर जेई मेंस में तो है ही इंपॉर्टेंट, एक क्वेश्चन फिक्स है। और आप देखो 2023 में जेई एडवांस के अंदर भी इस चैप्टर को इंक्लूड किया था, तो आप समझ सकते हैं कि ये चैप्टर पढ़ना कितना इंपॉर्टेंट है। बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर को पढ़ना, और बोर्ड लेवल से पढ़ के चलोगे तो एक फंडामेंटल क्लियर रहेगा, और फंडामेंटल क्लियर रहेगा तो फिर बिल्डिंग बनाना बहुत आसान है। फाउंडेशन अगर क्लियर है तो फिर आपके लिए बिल्डिंग बहुत इजीली बन जाएगी कि आप मेंस लेवल पे इसको प्रिपेयर कर लें, फिर एडवांस लेवल पे अपग्रेड कर लें, ठीक है। और बहुत आसान क्वेश्चन आते हैं, आप 2023 के पेपर में आप देखिए मेंस और एडवांस के क्वेश्चंस बहुत आसान क्वेश्चन है, टोटली फॉर्मूला बेस्ड है, ठीक है। थोड़ा सा ट्रिकी करने की कोशिश की थी लेकिन बहुत आसान है। बोर्ड लेवल पे तो आप उड़ा दोगे, मुझे पूरा भरोसा है, ठीक है। तो आओ चलो शुरू करते हैं चैप्टर की सारी बातें करते हैं फटाफट से। सब्सक्राइब कर लो चैनल पे, बेल आइकन प्रेस कर दो ताकि अगले लेक्चर का नोटिफिकेशन वक्त से पहले मिल जाए। वीडियो को लाइक कर देना प्लीज। आगे चलते हैं, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको सारे के सारे पीडीएफ, सारे की सारी चीज़ें जितनी भी अवेलेबल हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, सारी वेल ऑर्गेनाइज तरीके से टेलीग्राम चैनल में आपको मिल जाएगी। तो प्लीज़ ज्वाइन करके रख लो यार, क्या दिक्कत है, पैसा तो लग नहीं रहा है आपका, राइट। चलिए तो शुरू करते हैं स्टैटिस्टिक्स की सारी कहानी। सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं इंट्रोडक्शन पार्ट, और इंट्रोडक्शन पार्ट में हम देखेंगे कि क्या क्या इस चैप्टर में कौन कौन सी ऐसी टर्मिनोलॉजी है जो हम यूज़ करने वाले हैं, जो यूज़ होगी क्वेश्चंस के अंदर, वो हम देखेंगे। दूसरा पढ़ेंगे हम लोग मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ये बेसिकली 3 टाइप की होती है, मीन, मीडियन एंड मॉड, ठीक है। तो ये 3 टाइप की चीज़ें इसके अंदर हम पढ़ेंगे। अगला टाइटल होगा रिलेशन बिटवीन मीन, मीडियन, मॉड। तीनों के अंदर एक रिलेशन होता है, छोटा सा फॉर्मूला, एक फॉर्मूले से रिलेशन को डिफाइन कर देंगे हम। अगला है मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन, ठीक है। इसके अंदर आपका वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन करके 2 टॉपिक होते हैं जो थोड़े से नए हैं एज कम्पेयर टू 9-10 में आपने ये सारी चीज़ें यहाँ तक की पढ़ रखी होती है, ठीक है। तो ये आपके लिए थोड़ा सा नया टॉपिक है, ठीक है। एक ही फॉर्मूला है वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन का, और उसी में बस अंडर रूट लगाने से 2 फॉर्मूले मतलब बन जाते हैं, तो ज़्यादा लोड वाली बात नहीं। चलो भैया शुरू करें, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। अच्छा चलो इंट्रोडक्शन पार्ट पे थोड़ा बात करते हैं। तो मैंने आपसे कहा ही था कि कुछ टर्मिनोलॉजी जो यहाँ यूज़ होती है, तो ऐसी कौन कौन सी टर्मिनोलॉजी जो हमें यहाँ यूज़ करनी है, ठीक है। तो देखो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले हम यूज़ करेंगे डेटा को, ठीक है। डेटा एक ऐसा वर्ड है जो हर क्वेश्चन के अंदर आएगा, कि डेटा को ऑब्जर्वेशन भी कहेंगे, ऑब्जर्वेशन भी कहा जाता है उनको, ठीक है। तो डेटा का मतलब होता क्या है, डेटा का मतलब होता है कि कलेक्शन ऑफ इन्फॉर्मेशन, किसी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करके एक जगह पे लिखना, उसको हम डेटा कहते हैं, ठीक है। अब डेटा की अगर टाइप की बात करें तो डेटा बेसिकली 3 टाइप का होता है, ठीक है। पहला टाइप होता है इंडिविजुअल डेटा, ठीक है। इंडिविजुअल डेटा का मतलब होता है कि कोई डेटा है, आपने उसको इंडिविजुअली कॉमा लगा लगा करके लिख दिया है, दैट्स इट। मैं भी एक एग्जांपल से आपको समझाऊंगा तो ज़्यादा बेटर तरीके से समझ में आएगा। दूसरा टाइप होता है डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है।
इसमें क्या होता है ना, फ्रीक्वेंसी के करस्पॉन्डिंग डेटा को लिखा जाता है, वो भी मैं आपको एग्जाम्पल से समझाऊंगा। तीसरा होता है ग्रुप्ड डेटा। इसमें क्या किया जाता है कि डेटा की ग्रुपिंग की जाती है और वो वेल ऑर्गेनाइज तरीके से लिखा जाता है डेटा को, और सबसे बेस्ट तरीका माना जाता है ये वाला थर्ड वाला। अब मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ कि एक्चुअल में डेटा का ये जो तीनों टाइप के डेटा हैं इनका एक्चुअल मीनिंग क्या है और उसको हम कैसे समझ सकते हैं, क्योंकि नाम पढ़ने में तो बड़े भारी लग रहे हैं। ठीक है, तो कुछ एग्जाम्पल से इस तरीके से समझते हैं कि सपोज आप किसी स्कूल में पढ़ते हैं और उस स्कूल के प्रिंसिपल को ज़रूरत पड़ रही है कि उस स्कूल में मान लो 1000 स्टूडेंट पढ़ते हैं, तो स्कूल के प्रिंसिपल को ज़रूरत है, प्रिंसिपल चाहता है कि हर एक बच्चे का वेट कोई मेज़र करके लेके आए और उसको जो पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन जहाँ फिल करनी है फॉर्म के अंदर वो फिल कर सके। तो उसने सपोज किसी प्यून को बुला के भेजा कि भैया जाओ और मुझे सारे के सारे 1000 बच्चों का नाम और उनका जो है वेट मुझे चाहिए। ठीक है, तो वो जाएगा, है ना, उसको ज़्यादा इतना समझ नहीं है इन सारी चीज़ों की, तो स्टैटिस्टिक्स पढ़ा हुआ नहीं है, तो वो जाएगा और वो क्या करेगा, हर एक क्लास में एंटर करेगा। ठीक है, और हर एक क्लास में एंटर करने के बाद बच्चे का नाम और उसका वेट, नाम और उसका वेट करके लिख के लेके आएगा। तो ऑब्वियसली समय बहुत ज़्यादा लगेगा, है ना, बहुत लंबी प्रोसेस हो जाएगी। एक तरीका तो ये हो गया, उसको बोलते हैं इंडिविजुअल डेटा कलेक्शन। ठीक है, अब दूसरा तरीका ये होगा कि थोड़ा सा कोई उससे स्मार्ट बंदा जाएगा और वो क्या करेगा कि जैसे सपोज वो किसी पर्टिकुलर क्लास में एंटर हुआ, मान लो 10th स्टैंडर्ड में एंटर हुआ, वहाँ पे मान लो 30 बच्चे हैं, तो 30 बच्चों में वो ये मेज़र करेगा, हर एक का वेट मेज़र करके वो ये देखेगा कि 25 किलो के मान लो 5 बच्चे हैं, 30 किलो के 8 बच्चे हैं, 35 किलो के 10 बच्चे हैं। वो इस तरीके से क्या करेगा, हर एक स्टूडेंट का पर्टिकुलर नाम और उसका पर्टिकुलर वेट की फ्रीक्वेंसी लिखेगा कि यार 30 किलो के 5 बच्चे हैं। हो सकता है मास्टर साहब को ये भी ज़रूरत पड़ जाए। ठीक है, तो बाद में करने से अच्छा है कि हम पहले से ही उस तरीके से बाइफिकेशन रखें कि 35 किलो के 8 बच्चे हैं, 40 किलो के 10 बच्चे हैं, तो इस तरीके से वो एक फ्रीक्वेंसी जनरेट कर रहा है पर्टिकुलर बच्चे का उसका वेट के करस्पॉन्डिंग। तो ये भी बेस्ट तरीका है, इसमें थोड़ा सा टाइम कम लगेगा। फिर एक तीसरा आता है सबसे स्मार्ट तरीका, दैट इज ग्रुप्ड डेटा। अब ग्रुप्ड डेटा में क्या होता है ना कि जैसे मान लो आप पहले स्टैंडर्ड से लेके 12वीं तक कक्षा तक के बच्चों में एंटर कर रहे हैं हर एक क्लास में और बच्चों का वेट लिख रहे हैं, तो ऑब्वियसली पहली क्लास के अंदर हो सकता है कोई बच्चा 8 किलो का हो, 10 किलो का हो, तो ग्रुपिंग हो जाएगी कि 0 से लेके 10 किलो वाले कितने बच्चे हैं, 10 किलो से 20 किलो वाले कितने बच्चे हैं, 20 से 30 वाले कितने बच्चे हैं, इस तरीके से ग्रुपिंग हो जाएगी। तो ये जो तरीका है ना ग्रुप्ड डेटा, ये बहुत एफिशिएंट माना जाता है, जिसमें कम टाइम में ज़्यादा अच्छे से डेटा को आप लिख सकते हैं। ये थोड़ा होचपोच तरीका होता है, इंडिविजुअल डेटा एक एक डेटा को लगा लगा के लिखो कॉमा और इस तरीके से, तो टाइम थोड़ा ज़्यादा लगता है। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ा सा डिसेंट तरीका है, लेकिन उसमें भी थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है। तो तीसरा तरीका इजाद किया, दैट इज ग्रुप्ड डेटा, जो सबसे एफिशिएंट है। लेकिन हमें तो पढ़ना तीनों है। ठीक है, हमें तो तीनों ही पढ़ना है, हमारे तो तीनों ही सिलेबस में, तो 1 बाय 1 हम इन सारे टाइप के डेटा के ऊपर क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, तो आओ चलो शुरू करते हैं। पहला टाइटल है हमारा मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। इसके अंदर हम लोग 3 टाइटल पढ़ेंगे। पहला होगा मीन, दूसरा होगा मीडियन और तीसरा होगा मोड। अच्छा, मीन के अंदर भी हम 3 टाइप पढ़ेंगे और आई इंश्योर कि मुझे पता है कि आप लोगों को ये सब चीज़ें पता होंगी कि मीन के जो 3 टाइप है कौन कौन से टाइप है। पहला है अरिथमेटिक मीन, दूसरा है ज्योमेट्रिक मीन और तीसरा है हार्मोनिक मीन। ठीक है, तो ये तीनों टाइप के मीन हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। अगला है मीडियन और तीसरा है लास्ट वन इज मोड। तो 3 चीज़ें हैं यहाँ पे, तीनों को 1 बाय 1 खत्म करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं मीन की, और मीन के अंदर भी सबसे पहला टाइटल आएगा, दैट इज अरिथमेटिक मीन। ठीक है, अब अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला आपके सामने लिखा हुआ है। 2 फॉर्मूले मैंने यहाँ पे आपके सामने लिखे हैं, इसके अलावा और भी आएंगे अभी। सबसे पहले नंबर के फॉर्मूले की अगर बात करें तो ये जो फॉर्मूला है ना, ये इंडिविजुअल डेटा के लिए है। कोई डेटा आपको दिया है, कोई ऑब्जर्वेशन आपको कॉमा लगा लगा करके दिए हैं और उन डेटा का आपको निकालना है मीन। तो बचपन में हम पढ़ते थे ना कि मीन निकालना है मतलब सब डेटा को लिखो, उनको ऐड करो, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ डेटा कर दो, बस वैसा ही है बिल्कुल ये। तो हर एक डेटा का सम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ डेटा को ऐसे लिखा गया है, थोड़ा फैंसी तरीके से लिखा है, साधारण तरीके से लिखा हुआ है, दैट इज समेशन xi अपॉन n। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है x1 प्लस x2 प्लस x3 से लेकर के अप टू xn डिवाइडेड बाय n, ऐसे भी लिख सकते हैं बेटा इसको। ठीक है, और मीन को x बार से डिनोट किया जाता है, सबको पता है इनका सिंबल है मीन का x बार। ठीक है, अच्छा यहाँ पे x1 x2 x3 ये सब क्या है, ये गिवन ऑब्जर्वेशन है, ये गिवन डेटा है जिसको हमने एडिशन करके लिखा है। और n क्या है, कितने डेटा आपको दिए हैं, टोटल नंबर ऑफ डेटा यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक, अब बात करते हैं डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन।
ठीक है, DFD, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अगर आपको दिया है कि कोई डेटा है और उसके करस्पॉन्डिंग उसकी फ्रीक्वेंसी दे रखी है तो मीन कैसे निकाला जाता है? तो फॉर्मूला आपके सामने लिखा हुआ है, दैट इज एक्स बार बराबर समेशन में एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाय कैपिटल एन। अब इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, f1x1 प्लस f2x2 से लेकर के अप टू fn(xn) होल डिवाइडेड बाय। अब देखो यहाँ पर ना स्मॉल n का मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ डेटा, और यहाँ कैपिटल N लिखा हुआ है। ध्यान से सुनना, कैपिटल N का मतलब टोटल नंबर ऑफ डेटा नहीं है, ये आपका फ्रीक्वेंसी का सम होगा। मतलब f1 प्लस f2 से लेकर के अप टू fn, कैपिटल N का ये मतलब है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, छोटी सी चीज़ है, यहाँ गलती होने की संभावना बहुत ज़्यादा हो जाती है। राइट है, आगे चलते हैं। अब अरिथमेटिक मीन फॉर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ये अभी हमने देख लिया थोड़ी देर पहले, ये रहा यहाँ पे लिखा हुआ था। ठीक है, ये देखो समेशन एफ आई लिखा हुआ है इसको। ठीक है, मतलब ये f1 प्लस f2 से लेके fn तक। आगे चलते हैं, कंबाइंड मीन। कंबाइंड मीन का मतलब होता है मीनों का मीन, मतलब आपको एक पर्टिकुलर डेटा का सेट दिया हुआ है, एक नहीं ऐसे बहुत सारे डेटा के सेट दिए हुए हैं, लेट्स से आर नंबर ऑफ डेटा के सेट दिए हैं, तो मीन निकालने का फॉर्मूला क्या होगा? पहले तो उस मीन को कंबाइंड मीन कहेंगे। ठीक है, और इसको किस तरीके से लिखा जाता है देख ले एक बार, इफ x1 x2 x3 से लेके xr बी आर ग्रुप ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है, देन वी कैन फाइंड द अरिथमेटिक मीन ऑफ द कंबाइंड ग्रुप x यूजिंग द फॉर्मूला दिस। कैपिटल A बराबर, कैपिटल A को x बार भी लिख सकते हैं, एक ही बात है। ठीक है, या इसको कंबाइंड मीन लिखें तो ज़्यादा बेटर लगेगा। n1 a1 n2 a2 से लेकर के nr ar अपॉन n1 से लेके nr का सम, तो ये हो गया फॉर्मूला कंबाइंड मीन का। क्वेश्चन आएगा तो समझ में आ जाएगा बहुत अच्छे से कि कौन क्या है। इसके अलावा वेटेड अरिथमेटिक मीन है, तो वेटेड अरिथमेटिक मीन बहुत सिंपल सा है, जैसे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होता है, फ्रीक्वेंसी की जगह पर वेट लगा दो, दैट्स इट। तो समेशन WI FI नहीं, समेशन में WI(xi) डिवाइडेड बाय समेशन में WI, जहाँ I 1 से लेकर के n तक जा रहा है। ठीक है, जहां I 1 से लेकर के n तक भाग रहा है, दैट्स इट, ये हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट टाइटल, दैट इज ज्योमेट्रिक मीन। तो ये हमने सीक्वेंस एंड सीरीज के अंदर पढ़ा हुआ है, बहुत बेसिक सी चीज है, एक बार देख लेते हैं। जैसे हमने पढ़ा था कि दो नंबर है मान लो AB, तो उनका ज्योमेट्रिक मीन हम लिखते थे G बराबर √AB, याद करो, ऐसे तो लिखते थे सीक्वेंस एंड सीरीज के अंदर। अब मान लो 3 नंबर है ABC, तो उनका ज्योमेट्रिक मीन हम लिखते थे ABC की होल पावर 1/3, और इस √AB को भी AB की पावर हाफ लिखा जा सकता है। ठीक है, 3 नंबर है तो तीनों को मल्टीप्लाई किया और पावर में 1/3 लगा दिया। अब मान लो 4 नंबर है और ज्योमेट्रिक मीन लिखना है, तो ABCD और उसकी पावर 1/4, मतलब ये चारों नंबर को मल्टीप्लाई किया, ठीक है, और उसकी पावर 1/4 लगा दिया, दैट्स इट। तो बिल्कुल वैसा ही फॉर्मूला है। इफ वी हैव n नंबर्स x1 x2 x3 से लेके xn, देन ज्योमेट्रिक मीन इज गिवन बाय G बराबर ये पाई जैसा सिंबल जो कि मल्टीप्लाई को रिप्रेजेंट करता है, I 1 से n रनिंग है और xi और उसकी पावर 1/n, बिल्कुल वही बात लिखी हुई है। सारे नंबरों को मल्टीप्लाई करो और उसकी पावर में 1/n लगा दो, अगर n नंबर का GM निकालना है। ठीक है, इसके अलावा एंटी लॉग करके भी लिखा हुआ है, लॉग लेके एंटी लॉग लगा दिया। ठीक है, इसमें कुछ नई बात नहीं। अब आगे चलते हैं, अगला टाइटल है दैट इज हार्मोनिक मीन। तो हार्मोनिक मीन, अगर n नंबर ऑफ डेटा है तो हार्मोनिक मीन हो जाएगा HM बराबर n अपॉन 1/x1 1/x2 से लेके 1/xn, या फिर n अपॉन समेशन में I बराबर 1 से n 1/xi, दैट्स इट। ठीक है, तो ये हो गया फॉर्मूला। राइट, आगे चले। अब हम आते हैं सवालों पर। ठीक है, सवालों पर आते हैं। पहला सवाल आपके सामने स्क्रीन पे है, बहुत ही बेसिक सा सवाल है। मैं चाहता हूं कि वीडियो को पॉज करो और आप थोड़ा सा इसको ट्राई करो, बहुत आसान सा सवाल है। क्वेश्चन कहता है फाइंड द अरिथमेटिक मीन ऑफ द फर्स्ट 10 प्राइम नंबर्स। शुरुआत के 10 प्राइम नंबर का आपको निकालना है अरिथमेटिक मीन। तो पहले 10 प्राइम नंबर लिखो, है ना, 10 प्राइम नंबर फ्रॉम स्टार्टिंग। तो ये स्टार्ट हो जाएंगे बेटा 2 से, 2 3 5 7 9 मत ले लेना गलती से, 11 13 15 मत लेना गलती से, 17 ले लो, 19 ले लो, फिर 23 ले लो और एक 29 आ जाएगा। एक बार गिनो बेटा 10 हुए कि नहीं हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, बिल्कुल 10 हो गए। ये डेटा हो गया, मतलब डेटा हमने खुद यहाँ पे पहले रखा, उसने तो वर्डिंग में लिख दिया, हमने पहले डेटा रखा। अब मुझे निकालना क्या है, इनका अरिथमेटिक मीन निकालना है। तो AM का फॉर्मूला x बार बराबर समेशन में xi डिवाइडेड बाय n, जहाँ पे I 1 से n रनिंग है। ठीक है,
तो हर एक डेटा का सम लिखना है, डिवाइडेड बाय n कर देना है। तो हर एक डेटा का सम हो जाएगा 2 + 3 + 5 + 7 + 11 + 13 17 19 23 एंड 29 और होल डिवाइडेड बाय कितना जाएगा, कितने टोटल डेटा है हमारे पास। खैर इतना तो क्वेश्चन वाले ने दे रखा है कि 10 प्राइम नंबर है, तो ये एक्स बार का फॉर्मूला हो गया। अब इनको ऐड करके डिवाइडेड बाय 10 कर देंगे। तो ऐड करते हैं फटाफट से, 2 और 3 5, 5 और 5 10, 10 और 7 17, 17 और 11, ठीक है, 17 + 11 ये हो जाएगा 28, ठीक है। यहाँ तक की कहानी 28 हो गई। 28 में 13 और 17 कितना हो गया, 17 3 20 और 10 30, ये दोनों का सम 30 हो गया। तो 30 इसमें ऐड कर दो, तो ये कितना हो जाएगा 58, ठीक है, 58 हो गया। और यहाँ से लेके यहाँ तक का सम बेटा 58 हो गया, राइट। अब इन तीनों को भी ऐड कर लो, 19 23 और 29, तो कितना हो जाएगा 9 9 18, 19 20 21 का एक हासिल आएगा 2 2 2 4 2 6 और 1 7, ये 71 हो जाएगा, राइट है। तो 71 और इसमें ऐड कर लो, 8 और 1 9, 7 5 12, तो ये 129 हो गया बेटा, डिवाइडेड बाय 10। तो एक्स बार कितना जाएगा, ये जाएगा वो 12.9 है ना, एक डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा दिया। एक बार आंसर चेक करें, बिल्कुल 12.9 हमारा आंसर आ जाएगा, राइट है। अब इसमें काम की चीज़ें रखते हैं, बाकी हटा देते हैं, ये हटा देते हैं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं हमें, कैलकुलेशन ओरिएंटेड चीज़ें, वरना कंफ्यूज हो जाओगे आप, राइट है। बस इतनी बातें हैं, आगे चलते हैं। अब हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से देखो। डिटरमाइन द के वैल्यू इफ द अरिथमेटिक मीन ऑफ दिस नंबर इज 15। अच्छा, यहाँ पे अरिथमेटिक मीन पहले से दे रखा है और एक कोई डेटा है जो अननोन है, वो हमें फाइंड आउट करना है। तो क्या क्या डेटा दे रखा है, 9 8 10, फिर के दे रखा है, फिर 12 दे रखा है, ठीक है। 15 को एज ए डेटा मत ले लेना। 15 क्या है बेटा, क्वेश्चन के अंदर 15 जो दिया है लास्ट में, वो अरिथमेटिक मीन दिया है, ठीक है। अब हमारा फॉर्मूला क्या है एक्स बार का, समेशन में एक्स आई डिवाइडेड बाय एन, जहां आई रनिंग है 1 से लेकर के n तक, ठीक। बस इसको लिख दो, एक्स बार की जगह पर एक्स बार लिख दो। एक्स बार कितना दिया है क्वेश्चन के अंदर, 15 दिया हुआ है, ठीक। एक्स बार की वैल्यू यहां रख देंगे। समेशन एक्स आई मतलब 9 + 8 + 10 + k + 12 डिवाइडेड बाय टोटल डेटा कितने हैं बेटा, 1 2 3 4 5 डेटा है हमारे पास टोटल, तो डिवाइडेड बाय 5 आ गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 15 5 75 इक्वल टू 9 8 17 और 10 27, 27 और 10 37, 37 और 2 39, 39 + k 39 + k, राइट है। 39 + k हो गया, k निकालना है, 39 को इधर उचकाया, किया जाएगा 75 - 39, 15 में से 9 गया तो 6, 6 में से 3 गया तो 3, तो k की वैल्यू मेरे ख्याल से 36 हो जाएगी, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। बिल्कुल k की वैल्यू 36 हो गई। कैलकुलेशन को लेके बहुत ही, कहते हैं ना वो लैंड माइन बिछी रहती है ना जमीन में, तो थोड़ा सा पैर अपन संभाल के रखते कदम, बिल्कुल वैसा ही है ना। तो कई बार क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद भी हम क्रॉस चेक जरूर करेंगे कि कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक अगर हुई होगी तो वो हमसे ठीक हो जाएगी, राइट है। चलो भैया आगे चलते हैं। अब अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे, मैं चाहता हूँ कि ये क्वेश्चन अच्छे लेवल का है, इसको थोड़ा सा आप पहले एक बार ट्राई करें, वीडियो को पॉज कर दें, देन इसको ट्राई करें और फिर हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, राइट। आ जाओ भैया, अब मेरी बारी आ गई है क्वेश्चन को सॉल्व करने की। क्वेश्चन कहता है द अरिथमेटिक मीन ऑफ 40 नंबर्स वाज फाउंड टू बी 38, मतलब 40 ऐसे नंबर है जिनका अरिथमेटिक मीन 38 है, ठीक। इट वाज देन डिस्कवर्ड दैट द नंबर 56 हैड बीन मिस इंटरप्रेटेड एज 36। अच्छा, मतलब 56 के साथ नाइंसाफी हुई है, उसकी जगह पर 36 पढ़ लिया गलती से, ठीक है, मतलब ह्यूमन एरर है, ठीक है। डिटरमाइन द करेक्ट मीन ऑफ द नंबर गिवन। अच्छा, सामने वाला चाहता है कि उस नंबर को जो आपने गलत लिख दिया है, गलत पढ़ लिया है, उसको ठीक करके नया मीन बताओ अच्छा वाला, ठीक है। तो पहले देखते हैं हमारे पास कितने नंबर है बेटा, 40 नंबर से, राइट है। तो लेट से x1 x2 से लेकर के x40 हमारे डेटा हो गए, ये हमारा डेटा हो गया। इसका मीन कितना है, 38 है, राइट। तो हम मीन लिख देंगे, x1 + x2 से लेकर के x40 डिवाइडेड बाय 40 इज इक्वल टू, ये मीन हमें 38 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, मीन हमें 38 दिया हुआ है। तो हम सम निकाल लेते हैं यहाँ से, ठीक है, सम निकाल लेते हैं। तो x1 + x2 से लेकर के x40 का सम कितना हो जाएगा, 40 को उधर क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 38 × 40, राइट है। तो ये हमारा सम आ गया, और एक्चुअल में ये जो सम है ना, ये इनकरेक्ट सम है,
इनकरेक्ट सम है। कितना आ रहा है बेटा, देखो x1 से लेकर के x40 तक का जो सम आ रहा है यार, 0 तो इधर लगा दो, 8 चौके 32, 4 तिया 12 और 3 15, 1520 आ रहा है, जो कि इनकरेक्ट है क्योंकि इसके अंदर एक डेटा जो है वो गलती से गलत पढ़ लिया गया, ये इनकरेक्ट है। तो हम करेक्ट सम निकालेंगे। क्या निकालेंगे बेटा, करेक्ट सम ऑफ डेटास। अब यहां पे ध्यान से समझना मैं क्या लिखने जा रहा हूं। ये इनकरेक्ट है 1520, इसमें से मुझे करेक्ट करना है, ठीक है। अब दोबारा से क्वेश्चन को पढ़ो और ये फील करो कि क्या गलत लिख दिया, क्या लिखना था। इट वॉज डिस्कवर्ड डेट द नंबर 56 हैड बीन मिस इंटरप्रेटेड एज 36, मतलब 36 हमने गलती से गलत लिख दिया, ठीक है। तो ये जो इनकरेक्ट सम लिखा हुआ डेटा का है, इसमें ना 36 ऐड होके 1540 आया होगा, तो हम 36 को पहले माइनस कर देंगे, कर दिया। अब ऐसा करने से एक डेटा आपका कम हो गया, ठीक है। अब आपको एक्चुअल नंबर उसमें ऐड करना पड़ेगा, जो आपको करना है 56, राइट है। ये 56 हमने ऐड कर दिया, तो ये आपका करेक्ट सम हो गया, डेटा का करेक्ट सम आ गया। दोबारा से समझो, सबसे पहले हमने इनकरेक्ट सम निकाला, मीन का फॉर्मूला लगाया, टोटल नंबर ऑफ डेटा को क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमने इनकरेक्ट सम निकाल दिया। अब इस इनकरेक्ट सम में से हमने क्या किया, वो जो डेटा था जिसकी वजह से ये सम इनकरेक्ट हो रहा था उसको हमने पहले हटाया, रिमूव किया, और उसके प्लेस पर हमने रख दिया जो हमारा करेक्ट डेटा था, वो रखते ही हमारा सम करेक्ट हो गया। तो ये जो करेक्ट सम आ रहा है, कितना आ रहा है बेटा, उसको कैलकुलेट करो जरा। 1520 में से 36 माइनस किया और 56 ऐड किया, तो 56 में से 36 गया तो 20, ठीक है, 20 इसमें ऐड कर दो तो 1540 हो जाएगा। तो एक्चुअल में ये होना चाहिए था आपका करेक्ट सम। अब अगर करेक्ट सम मिल गया तो करेक्ट मीन भी निकल जाएगा। यस सर, फाइनली हम करेक्ट मीन निकालने जा रहे हैं। देयरफॉर करेक्ट मीन एक्स बार या एक्स डैश बार लिख दो, ज़्यादा बेटर लगेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1540 टोटल सम, ठीक है, सारे डेटा का सम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ डेटा कितना है। भैया टोटल नंबर ऑफ डेटा कितना है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है यहाँ पे कि 40 है या 39 है, क्योंकि एक डेटा हमने कम कर दिया था सर। भैया एक डेटा कम किया था तो वापस एक डेटा ऐड भी किया था, मतलब वापस से आपके पास 40 के 40 डेटा अवेलेबल है, ठीक। 0 से 0 निपटा दो, 154/4 कितना हो जाएगा, यही कर देते हैं। तो 4 तिया 12, 3 बचेगा, 4 8 32, 4 पंजा 20, तो 38.5 हो जाएगा। अच्छा करेक्ट मीन पूछा था, करेक्ट मीन बेटा यहाँ पे ना करेक्ट सम है ये, ठीक है, डिवाइडेड बाय यहाँ पे 40 भी चलेगा, राइट है। ये थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूजन है ना, तो ये डिवाइड लगा देंगे तो फाइनल आंसर आ जाएगा। चलो भैया आगे चलते हैं। अगला टाइटल है ज्योमेट्रिक मीन निकालना है, ठीक है, ज्योमेट्रिक मीन निकालते हैं। कौन कौन से नंबर है, 2 6 9 5 12, ठीक है। अच्छा देखो मैं आपको दोबारा से समझाता हूँ कि मान लो 2 नंबर है तो उनका जीएम कैसे लिखते थे, दोनों को मल्टीप्लाई किया उसकी पावर में 1/2। अगर मान लो 3 नंबर है और उनका जीएम लिखना है तो तीनों को मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय पावर में 1/3, ठीक है, पावर में 1/3। अब यहाँ पे अपने पास कितने नंबर है, 1 2 3 4 5 नंबर है, तो ए बी सी डी ई, तो इसकी पावर कितना हो जाएगा, 1/5 हो जाएगा, सिंपल इस तरीके से। तो भाई सारे नंबरों को मल्टीप्लाई करो, ठीक है। तो ज्योमेट्रिक मीन हो जाएगा 2 × 6 × 9 × 5 × 12, और उसकी पावर कितना हो जाएगा, 1/5, सिंपल। अब इसको जरा मल्टीप्लाई कर लो, कितना आ जाएगा ये, 6 दूना 12, 12 नमा की 108, 12 नमा की 108 और 12 पंजे 60, ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, 8 छंगे 48, 4 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 6 कम 6, तो ये 6480 मल्टीप्लाई आ रहा है, 6480 इन सब का मल्टीप्लिकेशन, उसका निकालेंगे 5th रूट। तो इसका 5th रूट निकालने पर कितना आंसर आ जाएगा, देखो ये आंसर आ जाएगा लगभग 5.785, ठीक है। 5.7 भी लिख देंगे या 5.8 भी लिखेंगे तो भी आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा आंसर आ गया, राइट। ये जीएम का फॉर्मूला हो गया और हमने सॉल्यूशन इसका देख लिया। अब आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब ये अरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन का कंबाइंड क्वेश्चन है, और क्वेश्चन क्या कहता है, द अरिथमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन ऑफ 2 पॉजिटिव इंटीजर आर 10 and 8, डिटरमाइन द 2 नंबर। अच्छा वो 2 नंबर निकाल के बताओ जिनका अरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन हम दे रहे हैं, ठीक है। तो लेट कर लेते हैं 2 नंबर, लेट 2 नंबर्स आर, क्या लेट करें, ए भी लेट कर लो, एक्स वाई भी लेट कर सकते हैं, जो भी आपको करना है। दोनों का अरिथमेटिक मीन 10 है, ठीक है। तो गिवन
अरिथमेटिक मीन इज इक्वल टू 10, दोनों का अरिथमेटिक मीन हो जाएगा a प्लस बी बाय 2, इसको हम 10 के बराबर कर देंगे तो यहाँ से a प्लस बी आ जाएगा 20। मतलब दो ऐसे नंबर जिनका सम 20 है भैया, 2 का क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 10 टू 20, तो दो नंबर जिनका सम 20 है। ठीक है, अब उनका ज्योमेट्रिक मीन हमें कितना दिया है, 8 दिया हुआ है, तो ज्योमेट्रिक मीन कैसे लिखेंगे, रूट ए बी इज इक्वल टू 8, तो यहाँ से ए बी कितना जाएगा 64, स्क्वायरिंग करने पर ए बी की वैल्यू 64 आ गई, दैट्स इट। अब दो नंबर है जिनका सम 20 है, दो नंबर जिनका प्रोडक्ट 64 है, तो दो नंबर निकालने हैं, तो कुछ नहीं, यहाँ से b एलिमिनेट करो, b की वैल्यू 64 बाय a हो जाएगी, और इस b की वैल्यू को उठा करके इक्वेशन 1 में डालो फ्रॉम 1। ठीक है, तो a प्लस बी, a प्लस 64 बाय a इक्वल टू कितना दे रखा है 20। यहां से बनेगी क्वाड्रेटिक, क्या बनेगी बेटा, क्वाड्रेटिक, और उसके हिसाब से हम भी सॉल्व करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई किया एलसीएम लेकर के, तो ए स्क्वायर माइनस का 20a प्लस का 64 इज इक्वल टू 0 है ना। 64 को ऐसे मल्टीप्लाई करो कि दो नंबरों से कि 20 आ जाए, 8 8 जा तो नहीं हो पाएगा। ठीक है, 64 और कहाँ कहाँ से वो हो जाएगा, 64 के बेटा फैक्टर करने हैं हमें। ठीक है, तो 8 8 जा तो हो नहीं सकता, और क्या हो सकता है, और 12 चौके 48, 12 पंजे 60, 12 से तो हो नहीं पाएगा, 12 से तो होगा नहीं। ठीक है, और कोई ऐसे दो नंबर सोच पा रहा है जो 64 मल्टीप्लाई करने पर देगा और उनको 8 या सब्ट्रैक्ट करने पर 20 आ जाएगा। बेटा 16 फोरजा है ना, 16 फोरजा हमारे दो नंबर ऐसे हो जाएंगे, 16 फोरजा 16 चौके 64 और 16 और 4 20। ठीक है, तो इसको फैक्टराइज करने पर 16 और 4 दो नंबर आएंगे, तो a माइनस 16 और a माइनस 4 और इक्वल टू 0 कर देंगे, तो यहाँ से a इज इक्वल टू 4 और 16, तो a के दो आंसर आ गए बेटा, a के कितने आ गए, दो आंसर आ गए। अब इसके करस्पॉन्डिंग हम b निकालेंगे यहाँ से। ठीक है, तो जब a को 4 रखेंगे तो यहाँ से b कितना आएगा, 4 रखने पर ये 16 हो जाएगा, और जब आप a को 16 रखोगे तो b कितना आएगा, 16 चौके 64, तो b आ जाएगा 4। दोनों में से कोई भी पेयर उठा लो, 16 और 4 दो ऐसे नंबर है जिनका अरिथमेटिक मीन 10 होगा, जिनका ज्योमेट्रिक मीन 8 होगा, दैट्स इट। तो हमारा आंसर आ जाएगा 16 and 4। किधर गया, ये रहा। तो 2 numbers are 4 and 16 will be the right answer। ठीक है, आगे चलते हैं। तो ये सारी कहानी थी मीन की, ये सारी कहानी किसकी थी बेटा, मीन की। अब आगे बढ़ते हैं, दैट इज नेक्स्ट टाइटल हमारा होगा मीडियन, राइट। तो मीडियन एक्चुअल में क्या है, मीडियन का मतलब होता है मिडिल मोस्ट वैल्यू, ठीक है, या सेंट्रल वैल्यू जिसको हम बोलते हैं, इसको मैं यहीं लिख देता हूं, सेंट्रल वैल्यू। ठीक है, अब सबसे पहले बात करेंगे इंडिविजुअल डेटा की ना। इंडिविजुअल डेटा के लिए आपके लिए मीडियन निकालना बहुत आसान है। जैसे कि सपोज आपको मैं कोई डेटा दे दूं 1 2 4 6 9 13 है ना, इस तरीके से कोई डेटा है। ये थोड़ा हालांकि मैंने जमा के दे दिया, बट मीडियन निकालने से पहले ना आपको डेटा को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में पहले अरेंज करना होता है, आफ्टर देन यू कैन फाइंड द मीडियन वैल्यू। ठीक है, तो ये जो डेटा है, ये कितने नंबर ऑफ डेटा लिखे हैं बेटा, 1 2 3 4 5 6, एक नंबर और इसमें ऐड कर लो, दैट इज 14, 7 नंबर ऑफ डेटा है। अब 7 नंबर जो डेटा दिया है ये एक्चुअल में आपके पास ऑड नंबर ऑफ डेटा दिए हैं। ठीक है, ऑड नंबर ऑफ डेटा। अगर ये ऑड नंबर ऑफ डेटाज हैं तो मीडियन निकालना बहुत आसान है भैया। मिडिल मोस्ट वैल्यू, तो कौन है मिडिल में, बिल्कुल ये 6 बैठा हुआ मिडिल में, जिसके इधर भी 3 नंबर है और जिसके इधर भी 3 नंबर है, तो 6 हमारा मीडियन हो गया। लेकिन अगर मान लो सर इवन नंबर ऑफ डेटा होता तो भैया जो बीच के जो दो नंबर होंगे ना, बिल्कुल मीडियन वाले, मिडिल मोस्ट में दो नंबर बैठ रहे होंगे, तो दोनों का हमें मीन निकालना होगा, मतलब दोनों को सम करके डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे। तो ये दो अलग अलग वेराइटी है मीडियन निकालने की। लेट्स सी वन बाय वन। आ जाओ भैया, मीडियन ऑफ एन इंडिविजुअल सीरीज के अंदर स्टेप 1 है अरेंज द डेटा इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। ये सबसे पहला काम होगा, सबसे मैंडेटरी काम है और सबसे पहला काम है कि डेटा को आपको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना ही पड़ेगा, वरना आप गलत आंसर दे दोगे। ठीक है, दूसरा काम है स्टेप 2 कि आप पहले काउंट कर लो नंबर ऑफ डेटा ऑड है या इवन है। तो ऑड के लिए जैसा मैंने आपको समझाया बहुत आसान है, ऑड के लिए ये आपका सीधा सीधा मीडियन हो गया। तो ऑड में क्या होता है, मीडियन होता है वैल्यू ऑफ द मिडिल टर्म, जो मिडिल टर्म है वो आपका वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, मीडियन हो जाएगी। अगर मान लो एन इवन है, अगर एन इवन है तो मीडियन क्या हो जाएगा, मीन ऑफ द टू मिडिल टर्म्स। ठीक है, मीन ऑफ द टू मिडिल टर्म्स। ठीक है, इस केस में आपको जो मिडिल टर्म्स बनेंगी, दो बनेगी उस केस में, उनका आपको निकालना होगा मीन। फॉर एग्जांपल जैसे मैं अगर आपको एक डेटा दे दूं 13 12 6
2 5, कितना हो गया 1 2 3 4 5, एक डेटा और देते हैं, लेट्स से 1। तो सबसे पहला काम होगा इसको अरेंज करना है, ठीक है। हालांकि ये अरेंज्ड है, अगेन मैंने अरेंज डेटा दिया है, ये आपके पास देखा बड़े से छोटे की तरफ मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर में दिया हुआ है। अब कितने डेटा है वो देखो, तो 1 2 3 4 5 6 डेटा है, टोटल 6 डेटा है। अब आप ये देखो कि मिडिल टर्म में कौन कौन आ रहा है, तो मिडिल टर्म में आपके पास 2 नंबर आ रहे हैं, ये दोनों आपके पास मिडिल टर्म में आ रहे हैं। देखो इन दोनों के राइट साइड 2 नंबर है, लेफ्ट साइड 2 नंबर है, तो इन दोनों का आपको निकालना पड़ेगा मीन, वही आपका मीडियन होगा। तो मीडियन वैल्यू हो जाएगी 6 + 2 डिवाइडेड बाय 2, और ये हो जाएगा 8/2, फर्दर हो जाएगा 4। तो आपका 4 जो होगा वो मीडियन हो जाएगा, दैट्स इट, बहुत सिंपल, ठीक है। चलो भाई आगे चलते हैं। मीडियन ऑफ डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब कि अगर आपको डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी के साथ डेटा दिया है, तो मीडियन निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूले को हम समझते हैं। स्टेप 1, अरेंज द वैल्यू इन द वेरिएट ऑफ असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। स्टेप 1 तो हर जगह फॉलो करनी है आपको। प्रिपेयर द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल, ये मैं सिखाऊंगा अभी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है, ये फ्रीक्वेंसी से ही बनती है, ठीक है। अगला है मीडियन इज द ऑब्जर्वेशन हुज क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू और जस्ट ग्रेटर देन n/2 वेयर n इज द सम ऑफ फ्रीक्वेंसी। बस यहां से आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। आओ चलो, इसके अलावा एक और एक कंटिन्यूस सीरीज का फॉर्मूला, कंटिन्यूस सीरीज के अंदर मीडियन का फॉर्मूला जो मैं आपको बोल रहा था कि एक फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, उसका फॉर्मूला देख लेते हैं। तो स्टेप 1 क्या है, प्रिपेयर द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल, ये करना ही है आपको। दूसरा है फाइंड द मीडियन क्लास, दैट इज द क्लास हुज क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू और ग्रेटर देन n/2, ये मैं सिखाऊंगा आपको मीडियन क्लास निकालना। अगला है ये फॉर्मूला, मीडियन बराबर L + n/2 - CF, ये प्रीसीडिंग क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है, डिवाइडेड बाय स्मॉल f, ये मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी, और h क्या है, क्लास इंटरवल है। तो ये फॉर्मूला हो गया जो हमें ध्यान रखना है, इसको मैं कर देता हूँ आपके लिए बॉक्स में पैक, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हमें याद रखना है। अब तक के फॉर्मूले बहुत आसान थे, अब देखो अब तक के जितने भी फॉर्मूले थे ना सारे बहुत आसान थे, ठीक है। ये पहला फॉर्मूला है जो थोड़ा सा तंग करेगा आपको, थोड़ा सा करेगा, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा सा हल्का सा तंग करेगा। चलो भैया करते हैं। अच्छा यहाँ पे कौन क्या है, एल क्या है, लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास, ठीक है, मतलब वो जो आपको ग्रुप डेटा दे रखा होगा ना उसमें लोअर लिमिट होगी। इसके अलावा एन टोटल फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास, एच विड्थ हो गया या उसको क्लास इंटरवल बोलते हैं, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास, ये सब चीजें सिखाऊंगा अभी मैं आपको। लेट्स डू सम एग्जांपल टू फाइंड मीडियन ऑफ कंटिन्यूस डेटा, ठीक है, आ जाओ भाई करते हैं। तो ये रहा आपके सामने क्वेश्चन, क्वेश्चन के अंदर कौन क्या दे रखा है, फटाफट पहले देखो क्वेश्चन को क्या दे रखा है। तो बहुत आसान तरीके से आपको समझ में आएगा कि एक टेबल दे रखी है जिसमें इधर वेजेस हैं और नंबर ऑफ लेबर है, ठीक है। तो उसके हिसाब से अगर आप देखो ये 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, और इधर नंबर ऑफ लेबर दिया है। तो आप पहले ये आइडेंटिफाई करो कि किस तरह का डेटा दिया है, क्या ये इंडिविजुअल डेटा है, ना इंडिविजुअल डेटा तो बिल्कुल नहीं है। क्या ये फ्रीक्वेंसी के साथ लिखा हुआ है, बिल्कुल नहीं लिखा हुआ है। क्या ये क्लास इंटरवल वाला है, मतलब ग्रुप्ड डेटा है, बिल्कुल ग्रुपिंग करके दिया हुआ है, मतलब ये ग्रुप्ड डेटा है, ठीक है। और 4 ऑप्शन हमें दिए हैं, क्या फाइंड करना है, मीडियन, ठीक है। ये है आपकी फ्रीक्वेंसी टेबल, तो हम बनाएंगे यहाँ से क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल, ठीक है। तो इधर ही बना दे क्या, यही बना लेते हैं, चलो यहाँ बना लेते हैं हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल। यहाँ पर आ जाएगी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, बहुत ही आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। कुछ नहीं करना है, पहली फ्रीक्वेंसी को एज इट इज लिखना है, यहाँ पे लिख दिया। अब इस फ्रीक्वेंसी में अगली वाली फ्रीक्वेंसी को ऐड करो, ठीक है। तो 22 और 38 कितना हो जाएगा, 8 2 10, 3 2 5 और 1 6, 60 हो जाएगा, ठीक। फिर इस 60 में अगली वाली फ्रीक्वेंसी को ऐड करो तो 106 हो जाएगा। देखो एडिशन देखते जाना, ठीक है। 6 + 0 6, 6 और 4 10। अब 35 को 106 में ऐड करो, 6 और 5 11, कैरी 1 आएगा, 3 और 1 4, 141 हो जाएगा, राइट। फिर इस 141 में 20 को ऐड करो तो ये 161 हो जाएगा, दैट्स इट। इसको हटा देते हैं। ये आ गई क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल, ये हमेशा फ्रीक्वेंसी से बनेगी, है ना, ये फ्रीक्वेंसी है आपकी स्मॉल एफ, ठीक है। अब ये जो लास्ट नंबर आया है 161, इस 161 को हम कैपिटल एन बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको हम, कैपिटल एन। अब हमें निकालना होगा n/2, n/2 का मतलब 161/2, तो 2 8 16, 80 पॉइंट समथिंग, 80.5 होगा ये, ठीक है, 80.5 आ गया। सबसे पहला काम होगा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की टेबल बनाना, फिर दूसरा काम होगा कैपिटल n/2 निकालना। अब तीसरा काम होगा कैपिटल n/2 की जो वैल्यू आई है ये इधर कहाँ लिखी हुई है,
कहाँ लिखी हुई है? कहीं नहीं लिखी हुई है सर, 80.5 तो कहीं भी नहीं है। तो हम क्या करेंगे, उससे जस्ट थोड़ा सा बड़ा नंबर देखेंगे। तो देखो ये 22 तो बहुत छोटा है, उससे 60 भी छोटा है। 60 और 106 में कंपेयर करें तो देखो मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ एक बार आपको, ये रहा, जस्ट ग्रेटर देन n/2, ठीक है। तो n/2 से थोड़ा बड़ा वो आपका मीडियन क्लास देके जाएगा। तो n/2 हमारा 80.5 है, तो उससे थोड़ा बड़ा 106 मान लेते हैं। तो ये आपकी बन जाएगी मीडियन क्लास। कौन? ये वाली क्लास, ये हमारी होगी मीडियन क्लास, ठीक। यहीं से सारी वैल्यूज लिखी जाएगी उस फॉर्मूले की, इसको बोलते हैं हम मीडियन क्लास, ठीक है। इधर लिख देता हूं मैं, राइट है, ये मीडियन क्लास होगी। अब इसी मीडियन क्लास से सारे के सारे फॉर्मूले की वैल्यू हम लिखने वाले हैं। तो फॉर्मूला क्या था बेटा मीडियन का? फॉर्मूला था एल प्लस n/2 माइनस सी एफ अपॉन स्मॉल एफ इंटू में एच, ये हमारा फॉर्मूला था। अब इसमें कौन क्या है फटाफट देखो, एल क्या था याद करो, मीडियन क्लास की लोअर लिमिट थी। तो लोअर लिमिट कौन है यहाँ पे, देखो ध्यान से, ये जो वैल्यू है 20 से 30 जो आपका इंटरवल जा रहा है, इसमें 20 को हम एल बोलेंगे। तो एल यहाँ पर है 20। अच्छा एज क्या है? एज बहुत आसानी से आप देख पा रहे हो, क्लास की जो विड्थ है 0 से 10, 10 से 20, तो 10-10 का इंटरवल चल रहा है, ठीक है। अब अगला है स्मॉल एफ निकालना। तो इसके करस्पॉन्डिंग, इस मीडियन क्लास की करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी क्या है? 46, ये 46 हो जाएगा। अच्छा अब सी एफ निकालना है, तो सी एफ कितना हो जाएगा? सी एफ हो जाएगा हमारा, देखो सी एफ क्या था, इधर देखो ये रहा, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास। क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी लेना है ना। तो इसके जस्ट ऊपर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखना है, ध्यान रखना, इसके जस्ट ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी मतलब 60, तो ये आपका 60 हो जाएगा। लो भैया सारे हमने लिख दिए, बस इसको सॉल्व करना है। तो फाइनली मीडियन हो जाएगा, एल कितना है 20 प्लस n/2 कितना है 80.5 माइनस सी एफ कितना है 60 डिवाइडेड बाय स्मॉल एफ आया हमारा 46 मल्टीप्लाइड बाय एच, तो एच कितना है हमारे पास 10। बस इसको सॉल्व कर लीजिए। तो 20 एज इट इज प्लस 5 में से 0 गया तो 5, अरे ये कितना हो जाएगा 20.5 हो जाएगा मेरे ख्याल से, 20.5 अपॉन 46, ये पॉइंट है यहाँ पे ना, इंटू में 10, ये 10 इसके साथ है मल्टीप्लाई में, ठीक है क्लियर। ये मल्टीप्लीकेशन में तो पहले ये दोनों सोल्व होंगे, बाद में 20 को ऐड करेंगे। अच्छा इसको हटाया, नीचे एक 10 बढ़ा दिया, 10 से 10 कैंसिल, तो जाएगा 20 प्लस 205 अपॉन 46। अब थोड़ा लमसम निकालेंगे, पूरा निकालने की जरूरत नहीं है। तो 205 अपॉन 46 कर लो, तो कितना जाएगा ये 205 अपॉन 46, मेरे ख्याल से 46 को 5 बार मल्टीप्लाई करते हैं, देखते हैं कितना आता है। 6×5 30, 5 चौके 20 और 3 23, 230 आ रहा है, थोड़ा आगे चले गए। तो ये 4 बार कटेगा बेटा, है ना, कितनी बार? 4 बार कटेगा। 4 बार मल्टीप्लाई करके देखते हैं कितना वैल्यू देगा ये। 6 चौके 24, 24 का 4, 4 चौके 16 और 2 18, 184 बचेगा। अब ये 205 में से 184 को माइनस करो, 5 में से 4 क्या होते हैं, ये हो जाएगा 21। अब पॉइंट लगाया तो यहाँ 210 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 210। तो मेरे ख्याल से 205, अच्छा 184 5 बार किया था तो 230 आ गया, तो फिर से 4 ही बार जाएगा ये, बस इतना ही बहुत है ना। तो 20 प्लस 4.4 लगभग 24.4 आपका आंसर हो जाएगा। लेट मी चेक, अरे अच्छा लिखा हुआ अभी ऑप्शन में दिया बेटा, 24.4 हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है? अगर आपको लग रहा है कि एक डिजिट तक और जाना है सर मुझे, तो आप जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ये आपका आंसर आ गया। आसान, बहुत ही आसान क्वेश्चन होते हैं। आपको बस फॉर्मूले को थोड़ा सा इत्मीनान से देखना होता है कि फॉर्मूला क्या है, उसके अंदर कौन क्या है, ये इंपॉर्टेंट है ना, कौन क्या है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। ये सॉल्यूशन यहाँ पे आपके रेफरेंस के लिए मेंशन है, इसीलिए मैंने कहा था कि टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको पीडीएफ मिल जाए, और अगर मान लो ये क्वेश्चन भूल गए दोबारा से तो इसको आप आराम से सॉल्यूशन से देख सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला टाइटल क्या कहता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट टाइटल पर। नेक्स्ट टाइटल है दैट इज मोड। अब भैया मोड क्या है? देखो मोड का मतलब होता है कि अगर सपोज कोई डेटा आपको दिया है, ठीक है, कोई डेटा आपको दिया है और उस डेटा के अंदर इंडिविजुअल डेटा की बात कर रहा हूँ, ठीक है, उस डेटा के अंदर कोई ऐसा ऑब्जर्वेशन है जो बार बार रिपीट हो रहा है, बार बार वो रिपीट होके आ रहा है, तो हमें बस ये काउंट करना होता है कि मैक्सिमम बार कौन सा डेटा रिपीट हुआ है, दैट्स इट। जो मैक्सिमम बार रिपीट हुआ होगा ना वही आपका मॉड का आंसर बन जाएगा, ठीक।
तो डेफिनेशन देखते हैं एक बार। द मॉड इज द वैल्यू इन अ सीरीज ऑफ ऑब्जर्वेशन विच अकर्स विथ ग्रेटेस्ट फ्रीक्वेंसी, मतलब जो जितनी बार रिपीट हो रहा होगा, जिसकी फ्रीक्वेंसी रिपीट होने की सबसे ज्यादा है, वही मॉड हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि एक डेटा मैं आपको दे रहा हूं 1 1 2 1 3 5 7 1 6 2 2 3 5 इस तरीके से, ठीक है, और लास्ट में 1, तो बस आपको ये देखना है कि देखो सारे डेटा कहीं ना कहीं रिपीट हो रहे हैं, आपको ये देखना है कि कौन कितनी बार रिपीट हुआ। तो सबसे पहले अगर बात करें 1 की, तो 1 कितनी बार रिपीट हो रहा है, 1 2 3 4 5 बार रिपीट हो रहा है, 5 टाइम्स। 2 कितनी बार रिपीट हो रहा है, 1 2 3 बार रिपीट हो रहा है, 3 टाइम्स। अब 3 कितनी बार रिपीट हो रहा है, 1 2 3 बार, ये भी 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है, ठीक है। 4 तो रिपीटेशन में है नहीं। 5 कितनी बार रिपीट हो रहा है, 1 2 बार रिपीट हो रहा है, 2 टाइम्स। 6 का कोई रिपीटेशन नहीं है, 7 का कोई रिपीटेशन नहीं। तो आप ये देखो कि कौन सा ऑब्जर्वेशन मैक्सिमम बार रिपीट हुआ है। तो दिख रहा है क्लियरली कि यार जो 1 है वो आपका मैक्सिमम टाइम रिपीट हो रहा है। तो भैया मॉड क्या हो जाएगा, मॉड को हम बोलेंगे, हमारा मॉड का आंसर 1 हो जाएगा, क्योंकि 1 5 बार रिपीट हो रहा है। बच्चे जनरली यहाँ गलती क्या करते पता है, सर 1 5 बार रिपीट हो रहा था तो मैंने मॉड का आंसर 5 लिख दिया। अरे भैया नादान बच्चे, 5 बार रिपीट हो रहा है तो 5 बार को नहीं लिखना है आंसर, तो वो डेटा होगा, वो डेटा को पिक करके लिखना है, दैट्स इट, ठीक है। इन केस ऑफ इंडिविजुअल सीरीज द मॉड इज द वैल्यू विच अकर्स मोर फ्रिक्वेंटली, ये हमने देख ही लिया है, ठीक है। आगे चलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे है, इसका मॉड निकालना है, तो मैं चाहता हूँ आप ही इसका जवाब दो, ठीक है। कमेंट सेक्शन पूरा खुला हुआ है, राइट है, आप इसका आंसर लिख के जाओ। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। इसमें ये देखो कौन कितनी बार रिपीट हुआ, तो भैया 4 कितनी बार रिपीट हो रहा है, 1 2 3 बार, है ना, 3 टाइम्स। 5 का रिपीटेशन 2 बार है, ठीक है। फिर अगला नंबर है 6 का रिपीटेशन 1 2 3 4 5 बार रिपीटेशन, 5 टाइम्स, राइट है। इसके अलावा 2 का देखते हैं, 2 कितनी बार रिपीट हो रहा है, 2 का एक ही बार है, 2 छोड़ दो। 3 हो गया, 3 नहीं हुआ, 3 नहीं हुआ अभी, 3 हो गया बेटा, 1 2 3 4 5 बार रिपीट हो रहा है, ठीक है। 3 5 बार रिपीट हो रहा है। अच्छा एक बार 6 को भी देखो यार, 6 आपका 1 2 3 4 5, ये भी 5 बार रिपीट हो रहा है, ठीक है। इसके अलावा और क्या है, 4 का तो कुछ है नहीं। अच्छा 4 3 बार हो गया, 5 हो गया 2 बार। तो मॉड बेटा या तो 6 होगा या तो 3 होगा, दोनों में से एक आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों ही सेम टाइम्स रिपीट हो रहे हैं ना, एक समान तरीके से रिपीट हो रहे हैं। या तो मैं अगर एक 6 और यहाँ बढ़ा दूं, तब जा करके ये आपका 6 टाइम्स रिपीट हो जाएगा और आपका मॉड का आंसर 6 हो जाएगा, ठीक है। आपका मॉड वैल्यू क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगी, दैट्स इट। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नहीं है, अगला टाइटल है, दैट इज द रिलेशन बिटवीन मीन मीडियन एंड मॉड। तो टाइटल क्या है, रिलेशन क्या है तीनों में, 3 मीडियन बराबर मॉड प्लस 2 मीन। जैसे जनरली इस फॉर्मूले को याद करना बहुत मुश्किल होता है बच्चे के लिए, तो मैंने एक कोड वर्ड बना रखा है, दैट इज हम लोग मीन मीडियन मॉड को लिखते कैसे, पढ़ते कैसे, पहले मीन लिखते हैं फिर मॉड फिर मीडियन, ऐसे ही तो पढ़ते हैं, मीन मॉड मीडियन, इस तरीके से याद रख लो। तो मीन मॉड मीडियन को राइट से लेफ्ट की तरफ लिख दो, मीन मॉड मीडियन। और इसमें 312 याद रखो, कोड वर्ड क्या है, 312। 312 का मतलब मीडियन का कोएफिशिएंट 3, इसका 1 और इसका 2, ठीक है। तो दोबारा समझो, मैं इधर समझाता हूं आपको, मीन मॉड और मीडियन, ठीक है। यहां लगा इक्वल का साइन, यहां लगा प्लस का साइन, राइट। अब कोड वर्ड क्या था, 312, यहां जाएगा 3, यहां 1 और यहां पर 2। 1 का भी दिखता नहीं है ना, एज ए कोएफिशिएंट 1 का भी दिखा नहीं लोगों को आजकल। तो ये फॉर्मूला हो गया। अब इस फॉर्मूले पर बेस क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है, इफ द रेशियो ऑफ द मॉड टू द मीडियन इज 2/3, भैया मॉड का मीडियन के साथ रेशियो कितना दे रखा है, 2:3 दे रखा है। तो आपकी पहली स्टेप तो ये हो जाएगी। आगे बोला है फॉर अ डेटा शीट, ओके, फाइंड द रेशियो ऑफ द मॉड टू मीन, मॉड का मीन के साथ रेशियो बताना है, ठीक है। मॉड का मीन के साथ रेशियो बताना है। तो सबसे पहले तो इस रेशियो को ब्रेक करते हैं ना, इसको के में ब्रेक करते हैं, ठीक है। तो यहां से इट इम्प्लाइज मॉड को हम मान सकते हैं 2x या 2k ले लेते हैं, और मीडियन को हमने मान लिया 3k, ठीक है। ये हमने सबसे पहले इसको मान लिया, राइट। अब हमारे पास फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या है,
3 मीडियन इक्वल टू मॉड प्लस 2 मीन, यही फॉर्मूला है, राइट है। अब देखो हमारे पास मॉड और मीडियन की वैल्यू है, मॉड कितना है 2x, यहाँ रख देंगे, 2x नहीं 2k, x क्यों याद आ रहा है मुझे आज, k लेंगे, मीन को एज इट इज रखो, 2 मीन एज इट इज, ठीक है। और मीडियन, मीडियन क्या है, देखो यहाँ से मीडियन है 3k, 3k तो 3 टाइम्स ऑफ 3k हो जाएगा, 3 टाइम्स ऑफ 3k हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ये हो जाएगा 9k, 2k को इधर ले आएंगे, इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ मीन, ठीक है ना। तो हमारे पास ये हो जाएगा 7k इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ मीन, तो यहाँ से k निकाल लो बेटा, k आ जाएगा 2 मीन अपॉन 7, या मीन निकाल लो, चलो मीन निकाल लेते हैं। तो देखो बेटा मीन कितना आ गया 7k/2। अब हमें अल्टीमेटली निकालना क्या है, तो मैं आपको बता देता हूँ, हमें निकालना है फाइंड द रेशियो ऑफ द मॉड टू द मीन, मॉड का मीन के साथ बताना है। तो देखो मॉड कितना है हमारे पास 2k, तो इधर लिख देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। मॉड का रेशियो बताना है मीन के साथ, तो जो हमने k को एक आधार बनाया था ना, वो k अब कैंसिल होने वाला है। मॉड कितना है हमारे पास, मॉड है 2k, और मीन कितना आया हमारे पास, मीन आया बेटा हमारे पास 7k/2, तो यहाँ हम रख देंगे 7k/2, ठीक है। तो ये बाय 2 का 2 ऊपर चला जाएगा, तो 4k अपॉन 7k, k से k कट जाएगा, तो ये 4/7 हो जाएगा, ठीक है। तो रेशियो कितना आ गया बेटा 4:7, राइट। तो लेट मी चेक द आंसर, ये रहा 4:7 हमारा आंसर हो गया। सिंपल, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। दोबारा से समझो इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में हमने क्या क्या किया, हमें एक रिलेशन पता था, वो रिलेशन का इस्तेमाल किया, एक रेशियो हमें पहले से दे रखा था, तो उस रेशियो से हमने के की टर्म्स में मॉड और मीडियन को निकाल लिया अलग से, फिर ये रिलेशन हम जानते थे, यहाँ से हमने मीन निकाला, फिर हमने मॉड और मीन का रेशियो निकाल दिया, दैट्स इट, ठीक। ये हुई कहानी ख़त्म। तो हमने अब तक क्या क्या पढ़ लिया, हमने मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी पढ़ा, उसके अंदर हमने मीन मीडियन मॉड तीनों चीज़ें पढ़ ली, तीनों में रिलेशन पढ़ लिया। अब उसके बाद हमारा अगला टाइटल है दैट इज मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन। अब ध्यान से समझना, मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। मेनली इसमें हम दो चीज़ें पढ़ेंगे, पहला होगा, दो नहीं एक्चुअली तीन चीज़ें पढ़ेंगे। पहला होगा मीन डेविएशन, और दूसरा होगा वेरिएंस, और तीसरा होगा स्टैंडर्ड डेविएशन। अब ये जो मीन डेविएशन है, ये मीन डेविएशन अबाउट मीन पूछा जाता है, मीन डेविएशन अबाउट मीडियम पूछा जाता है, मीन डेविएशन अबाउट एनी नंबर भी पूछा जाता है। तो हम तीनों चीज़ें वन बाय वन देखते हैं। तो पहला होगा हमारा मीन डेविएशन, जैसा कि मैंने आपसे कहा। अब मीन डेविएशन अबाउट मीन, मीडियन और एनी गिवन नंबर, तीनों तरीके से हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अगला होगा स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस। वेरिएंस पहले पढ़ेंगे, वेरिएंस का फॉर्मूला आपको पता होगा, तो आप स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो वेरिएंस को हम सिग्मा स्क्वायर से डिनोट करते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन को सिग्मा से डिनोट करते हैं। अब आप दोनों में रिलेशन आसानी से देख पा रहे हो कि सिग्मा स्क्वायर और सिग्मा में क्या रिलेशन है, बस अंडर रूट का रिलेशन है और कुछ नहीं, ठीक है। तो शुरुआत करेंगे हम मीन डेविएशन से, शॉर्ट में इसको हम एमडी कहते हैं, ठीक है। अब नाम से ही पता चल रहा है कि एक्चुअल में मीन डेविएशन है क्या, ठीक है। तो वन बाय वन तीनों को लेते हैं। सबसे पहला टाइटल होगा मीन डेविएशन। तो मीन डेविएशन का मतलब क्या है, बहुत आसान सी चीज़ है कि सबसे पहले ये समझो कि डेविएशन क्या है। डेविएशन का मतलब हिंदी में होता है विचलित हो जाना। विचलित हो जाना मतलब कितना कितना भटक जाना, है ना, कि इस पर्टिकुलर डेटा से कौन कितना भटका हुआ है, राइट है। तो ये हो गया डेविएशन, और डेविएशन का फिर मीन निकालना होगा हमें, ठीक है। तो मीन निकालना तो बहुत ही आसान है। अच्छा ये भी समझो कि डेविएशन अपने आप में क्या है, डेविएशन अपने आप में कोई डेटा ही है, ठीक है। डेविएशन अपने आप में क्या है, कोई डेटा है। तो लेट्स से अगर मैं आपसे डेविएशन को थोड़ा अच्छे से समझाऊं, तो सपोज x1 x2 से लेकर के xn हमारे पास लेट्स से कोई n नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, ठीक है। ये हमारे पास कुछ n नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब हम निकालने जा रहे हैं डेविएशन, ठीक है। अब डेविएशन अबाउट लेट्स से कोई नंबर ले लेते हैं, कोई नंबर लेट्स से k, ठीक है। कोई नंबर है k, इस k के अबाउट हमें डेविएशन बताना है, किसका, डेटा का। तो हर एक डेटा का डेविएशन क्या हो जाएगा, देखो हमारा जो डेविएशन हो जाएगा पहले डेटा का k के रिगार्डिंग हो जाएगा x1 माइनस k, और उसका हम लगा देंगे मोड। ये हो गया डेविएशन, x1 का डेविएशन। फिर x2 का डेविएशन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मोड में x2 माइनस के। फिर x3 का डेविएशन हो जाएगा x3 माइनस के, और ऐसे करते करते xn माइनस के। तो ये हमने हर एक डेटा का डेविएशन लिख दिया। डेविएशन का मतलब डेटा कितना डेविएट हुआ है, ठीक है, ये डेविएशन होगा।
अब इन सब का मुझे मीन निकालना है। देखो ये तो है एक तरीके से ऑब्जर्वेशन ही, कितने ऑब्जर्वेशन है ये, n नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो सबको ऐड करके डिवाइडेड बाय n कर देंगे, दैट्स इट, तो वो मीन आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले शुरुआत करें, मीन डेविएशन अबाउट एनी नंबर a। ठीक है, कोई भी नंबर k की बजाय a ले लिया। ठीक है, तो मैं सीधा सीधा मीन डेविएशन का फॉर्मूला लिख रहा हूँ। तो फॉर्मूला हो जाएगा सम ऑफ ऑल द डेटा डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डेटा। ठीक है, तो इसको इधर लिखें तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। मीन डेविएशन हो जाएगा आपका मॉड ऑफ x1 माइनस के प्लस मॉड ऑफ x2 माइनस के से बढ़ते बढ़ते मॉड ऑफ xn माइनस के होल डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ डेटा, दैट्स इट। और इस जो न्यूमरेटर में जो पार्ट लिखा हुआ है ना, इस पार्ट को समेशन में अगर लिखना है तो वो कुछ ऐसे लिखा जाएगा, के की बजाय ए लिया है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये मीन डेविएशन का फॉर्मूला हो गया। अब मान लो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है कि फ्रीक्वेंसी के साथ डेटा दिया है, ऐसे इंडिविजुअल डेटा नहीं है, उनके करस्पॉन्डिंग उनकी फ्रीक्वेंसी भी दे रखी है, लेट्स से f1 f2 से लेकर के fn। तो फ्रीक्वेंसी के रिगार्डिंग डेविएशन निकालना है, तो पहले डेविएशन ऐसे निकलेगा, डेविएशन निकाला उसको फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, ऐसे ही हर एक डेविएशन निकाल के फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करेंगे कुछ इस तरीके से। सपोज x1 x2 से लेकर के xn कोई डेटा है, उसके करस्पॉन्डिंग f1 f2 से लेके fn उनकी फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, तो हमें अब निकालना है डेविएशन। तो पहले डेविएशन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा किसी भी नंबर a के रिगार्डिंग। ठीक है, मैं k ले रहा हूँ क्योंकि a हम जनरली मीन के लिए भी यूज करते हैं, तो मैंने k लिया था, दैट्स वाई। तो ये जाएगा x1 माइनस ए, फिर x2 माइनस ए से लेकर के xn माइनस ए, ये मैंने क्या निकाला, ये है डेविएशन। ठीक है, इसको हम डेविएशन कहेंगे, राइट। अब हम मीन डेविएशन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तो जैसे हम मीन निकालते हैं ना, वो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन वाला मीन याद है, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में मीन कैसे निकालते थे, हर एक डेटा को फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करते थे, फिर उसको ऐड करके फिर हम टोटल फ्रीक्वेंसी का सम कर देते थे। वही काम यहाँ पे करना है। मान लो f1 इसकी फ्रीक्वेंसी है x1 के करस्पॉन्डिंग, तो ये जाएगा f1 इंटू x1 माइनस ए कॉमा f2 इंटू x2 माइनस ए से बढ़ते बढ़ते fn इंटू xn माइनस ए। ठीक है, ये हो गया। अब अगर हमें मीन डेविएशन निकालना है तो मीन डेविएशन हो जाएगा बेटा f1 इंटू x1 माइनस ए का सम करेंगे सारे के साथ f1 इंटू xn माइनस ए और डिवाइडेड बाय टोटल फ्रीक्वेंसी का सम, मतलब f1 प्लस f2 से लेके fn। इसको हम कैपिटल N से भी रिप्रेजेंट करते हैं, याद करो, कैपिटल N को हम सम ऑफ फ्रीक्वेंसी कहते थे, दैट्स इट। ठीक है, इसको समेशन में इस तरीके से लिखा है, ऐसे। ठीक है, हो गया, ये वाली बात सबको क्लियर है। फॉर मीन डेविएशन अबाउट मीन वी टेक x बार इन द प्लेस ऑफ a। नाम से पता चल रहा है कि अगर मान लो मीन के रिगार्डिंग निकालना है तो x a की बजाय आप x बार ले लो। ठीक है, फॉर मीन डेविएशन अबाउट मीडियन वी टेक मीडियन कैपिटल M इन प्लेस ऑफ a। नाम से पता चल रहा है कि मीन डेविएशन अबाउट जो भी पूछा है उसके करस्पॉन्डिंग हम वो डेटा ले लेंगे। x बार मीन के लिए, मीन डेविएशन अबाउट मीन के लिए x बार ले लेंगे, a को हटा के x बार ले लिया, और मीडियन के लिए हमने कैपिटल M ले लिया। आओ चलो क्वेश्चन करते हैं। आपके एनसीईआरटी में बहुत सारे क्वेश्चन, और एक्चुअल में देखा जाए तो आपकी एनसीईआरटी यहीं से शुरू होती है। पहला टाइटल ही उन्होंने मीन डेविएशन दे रखा है। ठीक है, उन्होंने मीन वगैरह पूरा हटा दिया है, तो बट लेकिन पढ़ना तो जरूरी है ना, मीन को तो पढ़ना बहुत जरूरी है। मीन नहीं पढ़ोगे तो मीन डेविएशन कैसे समझ में आएगा। ठीक है, तो हमने 1 बाय 1 पहले सारी चीजें पढ़ी, आफ्टर देन हम लोग मीन डेविएशन पर आए। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे है, फाइंड द मीन डेविएशन अबाउट द मीन। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आपको पढ़ना समझ में आना चाहिए पढ़ के कि किसके अबाउट पूछा है। तो मीन के ही अबाउट मीन डेविएशन पूछा है, किसका, इन डेटा का, है ना। अच्छा, इन डेटा का टाइटल अगर देखें, टाइप क्या है डेटा का, तो इंडिविजुअल डेटा है, नाम से पता चल रहा है कि ये इंडिविजुअल डेटा है। तो सबसे पहले हम डेटा को लेट से x1 x2 से लेके xn तक कितना डेटा दिया है, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 डेटा दिया है। तो n की वैल्यू 8 हो गई। ठीक है, किसके रिगार्डिंग पूछा है, मीन के रिगार्डिंग, तो सबसे पहला काम होगा मीन निकालना। ठीक है, तो हम मीन निकालेंगे सबसे पहले। मीन मतलब x बार। x बार कैसे निकलता है, सम ऑफ डेटा अपॉन टोटल नंबर ऑफ डेटा। तो हर एक डेटा को सम कर लो, तो 6 + 7 + 10 + 12 + 13 + 4 + 8 + 12 डिवाइडेड बाय कितना, टोटल डेटा 8 है, तो डिवाइडेड बाय 8 हो गया। ठीक है, अब इनको जरा ऐड करो,
है ना, कोई डेटा लिखते वक्त मिसिंग ना हो, ये जरूर ध्यान रखना। तो 6 + 7 13, 13 + 10 23, 23 + 2 25, 25 + 10 35। यहाँ तक का सम 35 हो गया। इसको होल्ड पे रखो, ठीक है। 13 और 4 17, 17 और 8, ठीक है 25, 25 और 10 35 और 2 37, 37। ये वाला सम 37 हो गया। तो 35 + 37 मिलके 7 और 5 12, कैरी 1, 3 3 6 और 7, 72/8 आ गया। तो ये मेरे ख्याल से x बार तो बेटा 9 आ गया, क्योंकि एक छोटा सा प्यारा सा नंबर है, तो x बार 9 आ गया। अब हमसे पूछा है मीन डेविएशन, तो हम पहले डेविएशन निकालेंगे, बाद में मीन निकालेंगे। तो अब हर एक डेटा का डेविएशन, डेविएशन अबाउट मीन, ठीक है। तो देखो हर एक डेटा को मीन से सबट्रैक्ट करके मॉड्यूलस के साथ लिखना है, ठीक है। तो 9 हमारा x बार है, ठीक है। तो ये जाएगा 6 - 9 का मोड, फिर अगला हो जाएगा 7 - 9 का मोड, ऐसे करते करते 12 - 9 का मोड, ठीक है। ये हो गया हमारा मीन डेविएशन, ठीक है। मीन डेविएशन नहीं, डेविएशन अबाउट मीन, ठीक है। मीन के अबाउट डेविएशन हमने लिख दिया। इसको जरा सिंप्लीफाई कर लो, 6 में से 9 गया तो 3 माइनस का, और मोड की वजह से उसका प्लस को 3 लिखेंगे। अगला 7 - 9 ये 2 हो जाएगा, 10 - 9 1 हो जाएगा, 12 - 9 3, 13 - 9 4, 4 - 9 5, 8 - 9 1 और 12 - 9 3 हो जाएगा, ठीक है। ये हमने लिख दिया डेविएशन अबाउट मीन। तो ये सारे डेविएशन हो गए। अब हम लिखेंगे मीन डेविएशन, मीन डेविएशन अबाउट मीन, ठीक है। तो हर एक डेविएशन का सम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ डेटा। तो इसको हम पहले फॉर्मूले में लिखेंगे, समेशन xi माइनस x बार, क्योंकि मीन के अबाउट लिख रहे हैं, x बार और उसका मोड डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ डेटा दैट इज n। अच्छा, अपने पास अब यही जगह है तो यही सॉल्व कर लेते हैं। तो इन सब का सम कितना हो जाएगा, 3 और 2 5 और 1 6, 6 और 3 9, 9 4 13, 13 और 5 18, 19 20 21 22, 22 बाय टोटल नंबर ऑफ डेटा, तो 80 है अभी भी, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई कर लो तो ये 11/4 आ जाएगा, और सिंप्लीफाई किया 4 दूना 8, 3 बचेगा, 400 तो 28 पॉइंट लगा के 30 हो जाएगा, तो 400 तो 28, 4 पंजा 20, तो 2.75 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। देख पा रहे हो आप, आपका आंसर मैच हो गया 2.75। दैट्स इट, आसान, बहुत आसान क्वेश्चन था। आगे चलते हैं। मीन डेविएशन अबाउट मीन के अंदर अब ये फ्रीक्वेंसी वाला फंडा है जो अभी हमने सीखा था, फ्रीक्वेंसी वाला फंडा जो सेकंड फॉर्मूला है, अब इस पर क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। तो हमें xi और fi की 2 टेबल दे रखी है, ठीक है। अब हमारा काम होगा, पहले तो इनको अच्छे से लिख लेंगे और फिर समेशन fi भी निकाल लेंगे। तो xi यहाँ लिख लिया हमने, क्या क्या दे रखा है, 2 5 6 8 10, उसके बाद 12 दिया हुआ है, ये xi हो गया। अब हम fi लिख लेते हैं। fi हमें दे रखा है 2 8 10 7 8 और 5, ठीक है। अब इस fi का कर लो सम, है ना, समेशन fi। इसको अगर ऐड करें तो 8 और 2 10, 10 20, 20 7 27, 27 और 8 35 और 5 40, तो ये 40 आ जाएगा बेटा। समेशन में fi आपका आ जाएगा, इसको थोड़ा अच्छे से लिखते हैं, समेशन fi इज इक्वल टू 40, जिसको हम कैपिटल N इज इक्वल टू 40 भी लिख सकते हैं, क्योंकि देखो कैपिटल N क्या है, देखो यहाँ पे कैपिटल N हमारा समेशन fi है, ठीक है। अब हमें पूछा क्या है, मीन डेविएशन अबाउट द मीन, मीन पूछा है, तो पहला काम होगा मीन निकालना, ठीक है। तो मीन का फॉर्मूला फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए क्या होगा, फॉर्मूला लिखेंगे पहले, ये हो जाएगा समेशन में fi xi डिवाइडेड बाय समेशन fi, ये फॉर्मूला होता है। तो एक टेबल और हमें बनानी पड़ेगी एक्स्ट्रा, ये किसके लिए होगी, ये समेशन fi xi के लिए होगी। तो हम fi xi निकाल लेते हैं, ठीक है। मतलब हर एक डेटा को उसकी करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करके लिखना है। तो 2 2 जा कितना हो जाएगा 4, xi fi का मल्टीप्लाई कर रहे हैं बेटा, 2 2 जा 4, 5 8 जा 40, 10 6 जा 60, 8 7 जा 56, 10 8 जा 80, 12 5 जा 60, ये 60 हो जाएगा। तो fi xi का सम कितना जाएगा, समेशन fi xi, जरा ऐड करो यार इनको, तो 4 और 6 10, 10 का 0 कैरी 1, 4 और 1 5 और 6 11, 11 और 5 16, 16 और 8 24, 24 और 6 30, ये 300 आ रहा है बेटा, कितना आ रहा है 300, आने दो कोई बात नहीं।
तो एक्स बार कितना हो जाएगा, समेशन एफ आई एक्स आई कितना आ रहा है 300 डिवाइडेड बाय समेशन एफ आई जो कि हमारा कैपिटल एन था ये 40 आ गया। इसको सिंप्लीफाई कर लो, इसको पॉइंट में ले चलते, पॉइंट में ले जाना पड़ेगा। तो 428 दो बचेगा, पॉइंट लगाया 20 4 50 20, तो 7.5 हमारा मीन आ गया एक्स बार। अब हम डेविएशन निकालेंगे, ठीक है, हर एक डेविएशन निकालेंगे हम, डेविएशन अबाउट मीन, राइट। डेविएशन अबाउट मीन कितना होगा, इस 1 को तो हटा दो, इसका कोई रोल नहीं है। एक्स बार है हमारे पास, इस तरफ लिख देते हैं, एक्स बार है हमारा 7.5, ठीक है। अब ध्यान से समझना, एक्स आई का डेटा ये रहा, इसको हमें एक्स बार से माइनस करना है और मॉड लगा के माइनस करना है। तो पहला डेटा हो जाएगा 2 माइनस 7.5, ठीक है, दूसरा हो जाएगा 5 माइनस 7.5, और ऐसे करते हुए हमें जाना है 12 माइनस 7.5 तक, ठीक है। इस तरीके से माइनस कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये 5.5 आ जाएगा, मोड से बाहर निकलेगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। अगला है 5 माइनस 7.5, तो ये 2.5 हो जाएगा, ठीक है। 6 माइनस 7.5, ये तो 1.5 हो जाएगा, राइट। अगला हो जाएगा 8 माइनस 7.5, ये भी अगेन 1.5 हो जाएगा, मॉड्यूलस की वजह से सारे पॉजिटिव चल रहे हैं। अगला हो जाएगा 10 माइनस 1.5, तो ये जाएगा 3.5। लास्ट वन इज 12 माइनस 7.5, 7 और 5 12, तो 5.5 हो गया। ये हमने सारे डेविएशन निकाल लिए। अब हमारा मीन डेविएशन अबाउट मीन कितना होगा, फॉर्मूला देखो पहले, फॉर्मूला है समेशन में एफ आई इंटू एक्स आई माइनस एक्स बार डिवाइडेड बाय कैपिटल एन, ठीक है, ये फॉर्मूला है हमारा। अब ध्यान से देखो, करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी से हर एक डेटा को मल्टीप्लाई करना है। ये आपके पास लिखा हुआ है एक्स आई माइनस एक्स बार का डेटा, इसको उसकी करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहला डेटा 2 से मल्टीप्लाई होगा, तो 5.5 इंटू 2, थोड़ा सा आप स्पेस लेके लिखते हैं, ठीक है। पहला डेटा हो जाएगा 2 इंटू 5.5, समेशन की वजह से प्लस का साइन आएगा। अगला डेटा लिखने से पहले प्लस लगा दिया। अब 8 इंटू 2.5, ठीक है, इसको ऐसे लिखते हैं 8 इंटू 2.5, राइट है। यहाँ भी ब्रैकेट को अंदर ले लेते हैं, इधर 2 को अंदर ले लिया, प्लस अब अगला डेटा हो जाएगा 10 इंटू कितना, थर्ड डेटा कितना है 1.5, तो 10 इंटू 1.5, ठीक है। बहुत ही इत्मीनान से कैलकुलेशन करना है। अगला हो जाएगा 7 इंटू 1.5 अगेन, 7 इंटू 1.5, प्लस अगला डेटा हो जाएगा 8 इंटू 3.5, एंड द लास्ट वन इज 5 इंटू 5.5, ठीक है। और होल डिवाइडेड बाय, इस पूरे के डिवाइड में क्या चल रहा है, कैपिटल एन मतलब 40, ठीक है, यहाँ रख दिया हमने 40, क्लियर। अब आ जाओ, अपने पास स्पेस है तो थोड़ा और इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 55 दूना 110, तो ये 11 हो जाएगा, प्लस 25 8 है 200, 8 पंजे 40, 8 दूना 16 4 20, 200, तो ये 20 हो जाएगा ना, पॉइंट हटा के 20, ठीक है। अगला हो जाएगा, ये तो सीधा सीधा हो जाएगा 15। अगला डेटा हो जाएगा 15 7 105, 7 पंजा 35, हाँ 105, तो ये 10.5 हो जाएगा, ठीक है। 35 एड्जा, 8 पंजे 40, 4 कैरी आ जाएगा, 8 तिया 24 और 4 28, तो ये 28 हो जाएगा बेटा, ठीक है। पॉइंट लगा के हटा दिया ना, इसको भी हटा देते हैं, एक डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा देंगे तो 28 हो गया। और 5.5 इंटू 5, तो 25 25 और 2 27, 27.5 हो जाएगा ये, राइट। आप ध्यान से देखो, नीचे 40 चल रहा है डिवाइड में, डिवाइडेड बाय आपका 40 यहाँ पे चल रहा है। अब बस इनको ऐड कर लो, तो 20 और 10 30 31, 31 और 10 41, 41 और 5 46, 46 और 10 56, 0.5 को थोड़ी देर के लिए होल्ड पे रखेंगे, 56 56 और 20 कितना हो जाएगा, 56 और 20 76, 76 और 8 84, 84 और 27, 7 4 11, 8 2 10 और 11, 111, और 0.5 और 0.5 मिला के 1 और हो गया, तो 111 और 112 हो जाएगा डिवाइडेड बाय 40। आपको जिस मर्जी जो मर्जी से आपको कैलकुलेशन में आप कंफर्टेबल हो उस तरीके से सॉल्व करें, कोई जल्दबाजी नहीं है, ठीक है। बस अब इसको सॉल्व कर लो। किससे कट रहा है, 4 से काटे क्या,
4 से कट रहा है, 4 से ये 10 बार, 4 दूना 8, 3 बचेगा, 4 और 8 32। तो ये मेरे ख्याल से 2.8 हमारा आंसर आ जाएगा। आई होप कि गलत ना हो। 2.3 आंसर आ रहा है बेटा ना, ये 92 आ रहा है सम यहाँ पे 92 आ रहा है, मतलब कुछ गड़बड़ हुआ है। अब कहाँ गड़बड़ हुआ है वो देख लेते हैं। तो ये सही है, एफ आई एक्स आई का सम 300 सही है। एफ आई इंटू यहाँ गड़बड़ हुआ है ना, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में कुछ गड़बड़ हुआ है, यहाँ गड़बड़ हुआ है, थोड़ा सा आराम से देखते हैं। तो दोबारा से देख लेते हैं। वैसे तो आप लोग मैंने साथ साथ सॉल्व कर ही रहे होंगे, तो आपको पता चल गया होगा कि कहीं कुछ गलती है। पहले मल्टीप्लीकेशन में गलती तो नहीं है, वो देख लेते हैं। तो 5 दूना 10, 5 दूना 10 और 11, तो ये 11 हो गया, ये तो सही है। फिर अगला नंबर हो गया हमारा 8 पंजे 40, 8 दूना 16 और 4 20, है ना, ये 20, ये भी सही है। कहाँ गया, ये सही है, ये भी सही है। अब अगला 15 है या नहीं है, ये तो बिल्कुल दिख रहा है, 1.5 इंटू 10 15 हो जाएगा, ये भी सही है। यहाँ पर देखिए 7 पंजा 35, 7 हम 7 और 3 10, तो ये 10.5 है, किधर गया, ये भी सही है, ये सही है, ये सही है। अगला 28 है या नहीं है, 8 पंजे 40, 8 तिया 24 और 4 28, ठीक है, 28, ये भी सही है एकदम। और लास्ट वन इज 55 25 का 5, 55 25 27.5, ये भी सही है। मतलब एडिशन में कहीं गलती है, तो देखते हैं दोबारा से। 1 + 5 6, 6 6 + 8 14, 14 और 21, ठीक है, कैरी 2, 2 और 1 3, 2 5 6 7, 2 9 और 2 11, ये तो सही है बेटा। 0.5 मिलके 1 हो गया, तो 112/40, ये तो बिल्कुल सही चल रहा है। 92 कहाँ से आ रहा है वो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। 11 20 15, देखो 11 20 15, ये 10.5 है हमारा, उनका है 3.5 20 और 20.5, 3.5 और 20 चल रहा है। अब ये मुझे समझ में नहीं आया कि इन्होंने कहाँ गड़बड़ी की। 5.5, 2.5, 1.5, 1.5, अच्छा ये 0.5 है यहाँ पे, यहाँ गड़बड़ी है बेटा, ये वाला डेटा गड़बड़ है। और 2.5, एक ये डेटा भी गड़बड़ है, ठीक है। और लास्ट वाला 4.5 आ रहा है, ये तीनों डेटा गड़बड़ क्यों जा रहे हैं, ठीक है। इसको देखते हैं एक बारी दोबारा से, है ना। तो देखते हैं ये तीनों डेटा हमारे गलत आ रहे हैं, राइट, इसके करस्पॉन्डिंग सब कुछ गड़बड़ हुआ है। तो देखते हैं, आपका एक्स बार ये था 8 - 7.5, 8 - 7.5, 10 में से 5, हाँ बिल्कुल 0.5 आएगा बेटा, ये 0.5 होगा। फिर अगला 10 - ये, तो ये कितना आ रहा है, 10 - दिस 2.5 आएगा। और अगला वाला 4.5 होगा, ठीक है। तो यहाँ गड़बड़ी है, इस तरह के डेटा में गड़बड़ी आपसे हो सकती है, बिल्कुल कोई इसमें वो बड़ी बात नहीं है, ठीक है। अब काम की चीज़ें रखते हैं, बाकी सब हटा देते हैं, राइट है। तो दिस ये 0.5 हो जाएगा, अगला 2.5 और अगला 4.5। तो मेरे ख्याल से अब बिल्कुल सही है। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे ना, मैं इसको हटा देता हूँ पूरा, राइट है। जब आप इसको सॉल्व करोगे ये पूरे सारे सम को, तो ये हो जाएगा 92 / 40, ठीक है। और इसको कैंसल आउट करने पर कितना आंसर आ जाएगा, 2.3 आ जाएगा। तो 2.3 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा इत्मीनान से चीज़ों को समझते हुए सॉल्व करेंगे तो बहुत इजीली आंसर आ जाएगा। 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें आपको समझ लेनी है। दोबारा से देख लो एक बार। मीन डेविएशन अबाउट मीन पूछा था, तो सबसे पहले हमने मीन निकाला, मीन हमारा बिल्कुल सही आया था। फिर हमने मीन डेविएशन निकाला, हर एक डेटा का कितना डेविएशन है। तो ये 3 डेटा हमने थोड़ा गलत लिख दिया था, उसको हमने ठीक किया। फिर हमने मीन डेविएशन अबाउट मीन का फॉर्मूला लिखा, हर एक डेटा को फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लाई करने पर ये सम भी हमारा गड़बड़ हुआ था, क्योंकि ऑब्वियसली डेटा गड़बड़ लिखोगे डेविएशन का तो गड़बड़ होगा। ये ठीक करके हमने 40 से डिवाइड लगा दिया, तो हमारा आंसर आ गया 2.3, ठीक है। आगे चलें, पक्का आ जाओ, आगे चलते हैं। अगला एक छोटा सा नोट है। नोट क्या कहता है कि जो मीन डेविएशन है वो हम 3 तरीके से सीख रहे हैं, ठीक है। अबाउट एनी नंबर ए, एक्स बार और कैपिटल एम। तो किसी भी नंबर के अबाउट, मीन के अबाउट और मीडियन के अबाउट। तो मीडियन के अबाउट जब भी आप मीन डेविएशन निकालते हैं तो वो मिनिमम वैल्यू आती है ना। इन तीनों के कंपैरिजन में इसका जो मीन डेविएशन होता है इसके अबाउट, वो हमेशा मिनिमम होता है। तो वही नोट लिखा हुआ है कि मीन डेविएशन इज मिनिमम अबाउट मीडियन। ये पूछा जाता है कई बार कि किसके अबाउट मिनिमम होगा, तो मीडियन के अबाउट होगा, दैट्स इट। आगे चलते हैं। अब अगला क्वेश्चन है फाइंड द मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। अब मीडियन के अबाउट निकालना है, तो सबसे पहला काम होगा मीडियन निकालना, ठीक है।
तो मीडियन मतलब मिडिल मोस्ट वैल्यू या सेंट्रल वैल्यू, तो जो डेटा दिया है पहले उसको अरेंज करेंगे, ठीक है। तो सबसे छोटा नंबर, सबसे छोटा 10 है, ठीक है। फिर अगला कौन है, 11। 11 दो बार है बेटा, तो 10 हो गया। 11 दो बार था, वो हो गया। फिर आप 12 लिखेंगे। 12 कितनी बार है, एक ही बार है, ठीक है। फिर 13 लिखेंगे। 13 दो बार है, दिख रहा है आपको, ये दो बार है 13। फिर कौन है अगला, 14। 14 एक ही बार है, ये लो भैया 14 लिख दिया। फिर 14 के बाद 15 है क्या, नहीं है, 16 है। 16 कितनी बार है, एक और एक दो बार, 16 लिख दिया। फिर 17 एक और एक दो बार, ये लो 17 आ गया। फिर 18 की बारी आएगी, 18 एक बार है, उसको लिख दिया, ठीक है। अब ऐसा लिखने के बाद भी गलती होने की संभावना बहुत होती है, तो आप एक बारी टोटल जो डेटा दिया है वो और इन दोनों का ऐड करके देख लो, मतलब ऐड इन द सेंस काउंट करके देख लो कि कितना टोटल डेटा है। तो काउंट अगर आप करोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 12 नंबर ऑफ डेटा होना चाहिए जो आपने नीचे लिखा है वो भी। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है, 12 नंबर ऑफ डेटा है। अब ये तो बिल्कुल सही है कि डेटा हमने अरेंज किया है असेंडिंग ऑर्डर में और उसमें कोई भी डेटा मिसिंग नहीं है। अब दूसरा काम होगा मीडियन निकालना। तो मीडियन मतलब कैपिटल एम की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो हमने मीडियन निकालने के दो तरीके पढ़े हैं कि टोटल डेटा जो दिया है वो ओड नंबर ऑफ डेटा है या इवन नंबर ऑफ डेटा है। तो दिख रहा है क्लियर कि टोटल डेटा 12 है, तो ये इवन नंबर ऑफ डेटा है। अगर ये इवन नंबर ऑफ डेटा है तो यहाँ से हम मिडिल नंबर होंगे दो, उनका निकालेंगे मीन। तो कौन से दो नंबर मिडिल में है, तो मेरे ख्याल से अगर मैं इन दोनों को मिडिल में लेता हूँ तो इधर 1 2 3 4 5 और इधर 1 2 3 4 5, बिल्कुल सही तुक्का लगा, मतलब ये दो नंबर आपके मिडिल में हैं। तो इन दोनों को आप लिख लो, ठीक है। एक बार दोबारा देख लो मिडिल में ये 13 + 13 तो नहीं है, एक बार देखो वापस से, ये दोनों है या ये दोनों है, ठीक है। तो अगर ये दोनों लेंगे तो 1 2 3 4 और इधर 1 2 3 4 5 6 हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। तो 13 और 14 ही है बेटा, 13 और 14 और इन दोनों को लिख देंगे डिवाइडेड बाय 2 करके। मेरे ख्याल से इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन में कुछ गड़बड़ है क्योंकि वहाँ पे 13 और 13 लिखा है, बाकी डेटा मैंने आपके सामने पूरा लिख दिया है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 4 और 3 7, 27/2, 2 एकम 2 2 3 6, 13.5 हो जाएगा। तो ये हमारा मीडियन आ गया, है ना। इसमें कुछ गड़बड़ तो नहीं है, मुझे ऐसा फील होने लगता है कभी कभी कि कुछ गड़बड़ तो लिखा है। देखो 10 एक बार था वो लिख दिया, 11 कितनी बार था, दो बार था वो लिख दिया, 12 एक ही बार था, 12 एक ही बार है, 13 हमारे पास दो बार है, 14 हमारे पास एक ही बार है ना। ये जरूर क्रॉस चेक कर लिया करो, ठीक है। ओके, अब ये आ गया मीन, सॉरी मीन नहीं, मीडियन। अब हम निकालेंगे मीन डेविएशन। पहले डेविएशन निकालते हैं, डेविएशन निकालेंगे, डेविएशन ऑफ एवरी डेटा अबाउट मीडियन, हर एक डेटा का मीडियन के अबाउट डेविएशन बहुत आसानी से निकल जाएगा। 13.5 से हर एक को सब्ट्रैक्ट करो तो 13 - 13.5, तो ये 0.5 हो जाएगा। पहला डेटा 0.5, मॉड्यूलस की वजह से पॉजिटिव लेंगे। दूसरा होगा हमारा 17 - 13.5, यहाँ लिख देते 13.5 को, तो 17.0 और 13.5, 10 में से 5 गया तो 5, इधर 16 में से तो 3.5 हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। आगे चलते हैं, 16 - 3.5, तो ये 2.5 होगा, 16.0 और 13.5, 10 में से 5 गया तो 5, 15 में से 13 गया तो 2, तो 2.5 आ जाएगा, राइट है। इसका हो गया, इसका हो गया, इसका हो गया। अब 14 - 13.5, तो ये 0.5 हो जाएगा, ठीक है, इसका हो गया। अब 11 का निकालते हैं, तो 13.5 - 11, 10 में से 5 गया तो 5, और या ऐसा समझो पाई -05, 13 में से 11 गया तो 2 बच जाएगा, 2.5 हो जाएगा, राइट है। ये हो गया 11 का। अब 13 - 13.5 तो 0.5 ही हो गया, इसको तो 0.5 ही लिखेंगे, क्लियर है। आगे चलते हैं, इसका हो गया। अब 10 - 13.5, ये 3.5 हो जाएगा, क्लियर है। 16 का अभी हमने देखा था, ये भी 3.5 था। 11 का भी अभी अभी हमने देखा, 1 2 3 4, 5वें नंबर पे 1 2 3 4 5, ये 2.5 हो जाएगा। 18 - 13.5, 10 में से 5 गया तो 5, 17 में से गया तो 4.5 हो जाएगा, ये हो गया। 12 का हमने देखा था, नहीं देखा अभी तक हमने, तो 13.5 - 12, 1.5 हो जाएगा। 17 का और देख लेते हैं, 17.0 और 13.5,
10 में से 5 गया तो 5, और इधर बचेगा 16, 16 में से गया 3, तो 33.5 हो जाएगा। अब ये सब कचरा हटा देते हैं। ये सारे हमने डेविएशन निकाल लिए। क्लियर है सबको? अब इन डेविएशन का हम कर देंगे सम। ये सारे डेविएशन का कर देंगे हम सम। तो सम कितना हो जाएगा? देखो 0.5 वाले सारे ऐड कर लो। 5, 5, 10, 5, 15, 5, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60 का 0 कैरी आ जाएगा 6। 6 और 3 9, 2 11, 12 13, 13 और 3 16, 19, 20 21, 4 25, 26, 27, 28, 29। तो ये 29.0 मतलब 29 आपका टोटल सम आ गया। 0.0 को हटा दो, उसका कोई सेंस नहीं है। ठीक है, तो अब हमें निकालना है मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। ठीक है, तो डेविएशन का सम कितना आ रहा है? 29 डिवाइडेड बाय टोटल डेटा कितना था? टोटल डेटा था हमारे पास 12। ठीक है, तो डिवाइडेड बाय 12 हो गया। तो 12 दूना 24, 5 बचेगा, पॉइंट लगाया, 50 हो गया, 12 चौके 48, 2.4 समथिंग आएगा। मैंने आपसे पहले ही कह दिया था कि इन्होंने कुछ गड़बड़ किया यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे कुछ गड़बड़ है। नहीं, इनका सही है बेटा, 13.5 ही चल रहा था सॉल्यूशन में, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था शायद इन्होंने कहीं गलत किया है। तो 2.33 आंसर आ जाएगा। हमारा कितना आ रहा है? 2.4 आ रहा है अप्रोक्सीमेटली। 2.33 आना चाहिए, बट ठीक है। ठीक है ना? ऑल राइट, ये हो गया। क्लियर है यहाँ तक की सारी बात? ये 28 आ रहा है, अपना 29 आ रहा है, मतलब अगेन यहाँ पे कुछ गड़बड़ हुआ है। 28 आ रहा होगा बेटा ये। ठीक है, तो इसको देख लेना, 28 के हिसाब से ये 2.3 हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक की बात? आसान। थोड़ा सा समय लेना पड़ेगा, थोड़ा सा समय लेकर के सॉल्व करना पड़ेगा, और आप आसानी से इन क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, फॉर्मूला सबसे मैंडेटरी क्वेश्चन के लिए होता है। फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, उसके बाद प्रोसेस आप बहुत इजीली निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब आगे क्या कहा गया है? अब वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन की कहानी शुरू होती है। ठीक है, तो अब चलते हैं, सबसे पहले वेरिएंस के बारे में समझते हैं। तो वेरिएंस का फॉर्मूला, सबसे पहले वेरिएंस को डिनोट करते हैं हम सिग्मा स्क्वायर से। ठीक है, सिग्मा स्क्वायर का फॉर्मूला होता है समेशन में xi माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर अपॉन n। इस फॉर्मूले को मैं रिकमेंड नहीं करता, मैं ज़्यादातर ये वाला फॉर्मूला यूज़ करवाऊंगा आपसे। सिग्मा स्क्वायर इक्वल टू समेशन में xi का स्क्वायर अपॉन n माइनस समेशन xi अपॉन n का होल स्क्वायर। किताबों में भी यही फॉर्मूला ज़्यादातर दिया रहता है, सेकंड वाला। पहला वाला भी होता है, लेकिन सेकंड वाला ज़्यादा फ्रिक्वेंटली यूज होता है इंडिविजुअल डेटा के लिए। इस फॉर्मूले को समझो। पहले नंबर पे लिखा हुआ है समेशन xi का स्क्वायर बाय n, का मतलब ये है कि हर एक डेटा का स्क्वायर करो और उसको टोटल नंबर ऑफ डेटा से डिवाइड लगा दो। हर एक डेटा का स्क्वायर करके सम करो, फिर उसको टोटल नंबर ऑफ डेटा से डिवाइड लगा दो। यहाँ पर तो ये मीन लिखा हुआ है, एक्चुअली देखा जाए तो समेशन xi अपॉन n का होल स्क्वायर मतलब x बार लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, और करके मैं इसको ऐसा भी लिख देता हूँ, समेशन में xi का स्क्वायर बाय n माइनस x बार का होल स्क्वायर, ऐसे भी लिखा जा सकता है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हमें फ्रिक्वेंटली यूज करना है, सेकंड वाला डब्बे वाला, देन हमारे क्वेश्चन बहुत इजीली सोल्व हो जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन, फाइंड द वेरिएंस ऑफ द फॉलोइंग डेटा। डेटा जो है इंडिविजुअल डेटा दिया हुआ है, तो हमें वेरिएंस निकालना है। ठीक है, अगेन हर एक का स्क्वायर करना पड़ेगा, थोड़ा सा कैलकुलेटिव होगा, बट आराम से सॉल्व करेंगे, इजीली कर पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले वेरिएंस निकालना है। फॉर्मूला क्या हो जाएगा? सिग्मा स्क्वायर का, थोड़ा साइड में लिखते हैं उसको। ठीक है, तो सिग्मा स्क्वायर का फॉर्मूला आ जाएगा समेशन में xi का स्क्वायर बाय n माइनस x बार का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया हमारा फॉर्मूला। अब इसमें हम 1 बाय 1 सारी चीज़ें निकालते हैं। पहले हम ये वाला टुकड़ा निकाल लेते हैं। ठीक है, x बार वाला। x बार वाला टुकड़ा क्या हो जाएगा? सबको सम किया तो 6 + 8 + 10 + 12 14 16 18 20 22 और 24 डिवाइडेड बाय कितने टोटल डेटा है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल डेटा हमारे पास 10 है। ठीक है, तो 10 से डिवाइड लगाना तो बहुत ईजी है। आओ आगे चलते हैं। अब ये सारे डेटा का सम निकालना है, तो थोड़ा सा दिख रहा है कि 6 2 8 2 10 2 12, तो एपी बनती हुई दिख रही है। ठीक है, ऑलराइट। तो अगर हम मीन की बात करें तो देखो यहाँ पर हमने क्या कर दिया, टोटल डेटा का सम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ डेटा कर दिया। अब अगर इस सीरीज को ध्यान से देखें तो ये क्लियरली दिख रहा है कि एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, जो कि फर्स्ट टर्म उसकी 6 है। टोटल टर्म्स की अगर बात करें तो टोटल 10 टर्म्स है यहाँ पर, तो हम सम का फॉर्मूला लगा देते हैं।
बजाय एक एक को ऐड करने से, ठीक है। तो n/2 फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला समझो पहले। फॉर्मूला होता है n/2 a प्लस एल, या तो ये लगा दो अगर फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म पता है तो, या फिर n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी वाला लगा दो, दोनों में से जो आपको लगे वो लगा दो, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म पता है, लास्ट टर्म पता है, तो क्यों ना हम a प्लस एल वाला लगा दें, ठीक है। टोटल टर्म 10 है, तो n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, या a प्लस एल ज़्यादा बेटर है, 6 प्लस 24 डिवाइडेड बाय 10 कर दिया। तो एक्स बार कितना जाएगा, देखो 10 से 10 तो इधर ही कट जाएगा, 24 और 6 30, 30 बटा 2 करेंगे तो 15। तो बेटा एक्स बार हमारे पास 15 आ जाएगा, ठीक है। ये बार कैसा, एक्स कैसा बना, ठीक है। एक्स बार हमारा 15 आ गया, ठीक है। अब हमें समेशन एक्स आई का होल स्क्वायर अपॉन एन पे काम करना है, तो हम एक्स आई का स्क्वायर और उसका समेशन निकालना चाहते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना है, हर एक डेटा का स्क्वायर करना पड़ेगा। पहले करते हैं, 6 का स्क्वायर 36, 64, 100, 12 का स्क्वायर 144, 14 का स्क्वायर 196, 16 16 256, 18 का स्क्वायर 324, 20 का 400, 22 और 24 का अब निकालना पड़ेगा। आ जाओ 22 का निकालते हैं, 22 इंटू 22, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 4 4, 484 हो गया बेटा ये, ठीक है। बेटर वे में यही है कि आप याद रख लो तो अच्छा है। 24 का मेरे ख्याल से 576 होता है क्या, हाँ 576 होना चाहिए मेरे ख्याल से, चेक कर लेते हैं, डाउट आ रहा है तो चेक कर लेते हैं। 4 चौके 16, 4 दूना 8 और 6 14, 4 दूना 8, 2 दूना 4, 6 8 4 12, कितना आ रहा है, कुछ गड़बड़ हुआ, एक मिनट, हो जाएगा 4 चौके 16, 4 दूना 8 और 1 9, ठीक है। 4 दूना 8, 2 दूना 4, 6 9 8 17, 576 है ना, 576 मैंने थोड़ा सा गेस किया था, ये हो गया। अब इन सब का सम करना है, इसको हटा देते हैं। इन सब का सम कितना आ जाएगा, करो भैया 8 फटाफट। तो 6 और 4 10, 10 और 4 14, 14 और 6 20, 20 और 6 26, 26 4 30, 30 4 34, 6 40, 40 का 0, कैरी आ जाएगा 4, 4 3 7, 7 और 6 13, 13 और 4 17, 17 और 9 26, ठीक है। 26 और 5 31, 31 और 2 33, 33 और 8 41, 41 और 7 41 और 7 48 का 8 आ जाएगा, अगेन कैरी 4, 4 और 1 5 और 1 6 और 1 7, 2 9 10 11 12, 12 4 16, 4 20, 20 5 25। हो माय गुडनेस, 2580 मेरे ख्याल से गलत ना हो तो अच्छा है, एक बार चेक कर लेते हैं। इन्होंने कुछ दिया नहीं है तो ठीक है, अपन मान के चल देते हैं, डायरेक्ट आंसर चेक करेंगे, ठीक है। तो बस अब एक्स आई का, अब हम सिग्मा स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देते हैं। तो दियर फोर सिग्मा स्क्वायर हो जाएगा समेशन एक्स आई का स्क्वायर, किधर गया ये, समेशन एक्स आई का स्क्वायर अपॉन एन, तो 2580 समेशन एक्स आई का स्क्वायर है, और एन टोटल डेटा कितना है, टोटल डेटा हमारे पास 10 है, माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, एक्स बार कितना है 15, तो 15 का स्क्वायर तो 225 हो गया। ये लो 0 से 0 उड़ा दो, तो 258 में से 225 माइनस किया तो 8 में से 5 गया तो 3, 5 में से 2 गया तो 3, 2 में से 2 गया तो 0, तो 33 आंसर होना चाहिए। लो भैया सही हो गया एकदम पहली बार में, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा किसका, वेरिएंस का, सिंपल। अच्छा वेरिएंस का जो चेंज ऑफ ओरिजिन चेंज ऑफ स्केल है ना, वो बड़ा इंटरेस्टिंग है, उस पर अभी आएंगे थोड़ी देर के बाद। फिलहाल आगे अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अब ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, इसके अंदर मीन भी पूछा है, वेरिएंस भी पूछा है, और पूछना भी चाहिए कायदे से। मीन इसलिए पूछा है क्योंकि आप वेरिएंस के क्वेश्चन में मीन तो निकाल ही रहे हो, ये देखो मीन तो आपको निकालना ही है, वो रखा इन्होंने, हालांकि अजूम मीन लगाया है, आप सीधा सीधा लगा दो, क्योंकि इंडिविजुअल डेटा है, तो इंडिविजुअल डेटा का जो मीन होता है उस तरीके से आप इसको सॉल्व कर लो। आ जाओ भैया, सबसे पहला काम होगा फॉर्मूला लिखना। फॉर्मूला हर क्वेश्चन में आप बार बार लिखो ताकि आपको याद हो, क्योंकि ये चैप्टर पूरी तरीके से फॉर्मूला ओरिएंटेड है और कैलकुलेशन ओरिएंटेड है, ठीक है। तो हम समेशन सिग्मा स्क्वायर का फॉर्मूला लगाते हैं, ये जाएगा समेशन एक्स आई का स्क्वायर बाय एन माइनस समेशन एक्स आई अपॉन एन का होल स्क्वायर, जिसको हम एक्स बार भी कहते हैं, ठीक है। तो पहला काम होगा मीन निकालना, क्योंकि मीन उसने पहले नंबर पे पूछा भी है, तो हम निकालने जा रहे हैं मीन, ठीक है। एक्स बार हो जाएगा हर एक डेटा का सम, 6 + 7 + 10 + 12 + 13 + 4 + 8 + 12 होल डिवाइडेड बाय कितने टोटल नंबर ऑफ डेटा है, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 डेटा है हमारे पास, तो डिवाइडेड बाय 8 हो गया। अब जरा इनको ऐड करो, 6 6 12 और 1 13, 13 और 10 23, 23 और 2 25, 10 35,
35 10 45, 3 48, 48 और 4 52, 52 और 8 60, 70 और 72, तो 72/8 हो गया। लो भैया एक्स बार तो छोटा सा आ गया, 9 आ गया एक्स बार, तो मीन निकल गया। अब इसकी ज़रूरत पड़ेगी हमें आगे सिग्मा स्क्वायर में, ठीक है, उसको होल्ड पे रखते हैं। अब हम समेशन एक्स आई का स्क्वायर निकालते हैं, लेकिन उसके लिए पहले एक्स आई का स्क्वायर निकालना पड़ेगा, फिर उसका समेशन होगा। तो 6 का स्क्वायर 36, 7 का 49, 13 का 169, 4 का 16, 8 का 64, 12 का 144, ठीक है। अब इनको ऐड करो तो फाइनली समेशन एक्स आई का स्क्वायर क्या हो जाएगा, इनको ऐड किया, सबको कॉमा हटा दो, ऐड लगा दो, तो 6 और 9 15, 15 4 19, 19 और 5 24, 24 और 36, 34, 4 38, 38 का 8, कैरी आ जाएगा 3, 3 और 3 6, 4 10, 10 4 14, 14 6 20, 20 और 1 21, 21 और 6 27, ठीक है, 27 और 4 31 का 1, कैरी आ जाएगा फिर से 3, 3 और 1 4 और 1 5 और 1 6, 6 और 1 7, तो 718, ये हमारा समेशन एक्स आई का स्क्वायर आया। अब सिग्मा स्क्वायर का फॉर्मूला हो जाएगा 718 डिवाइडेड बाय टोटल डेटा कितना था, 8 था, माइनस एक्स बार का स्क्वायर मतलब 9 का स्क्वायर 81। देखो जरा कितना आ रहा है, ये कट रहा है क्या, ये कट नहीं रहा है, 9 8 72 होता तो कट जाता। 718 सही है क्या, एक बार चेक कर लेंगे, चलो 8 से काटो, 8 8 64, 64 और फिर 7 बचेंगे, 78, 8 9 72, फिर 6 बचेंगे, पॉइंट लगाया 60 हो जाएगा, 8 6 48, 8 7 56, ठीक है, माइनस 81, ऐसा कुछ आ रहा है। लमसम 0.7 एज इट इज, 9 में से 1 गया तो 8, ये लमसम 8.7 आ रहा है। लेट मी चेक किधर गया, अच्छा ये मीन तो 9 आ गया, वेरिएंस 9.25 आ रहा है, मतलब कहीं कुछ गड़बड़ हुआ है। एक बार चेक करो, एक बार, ये तो सही है, यहाँ पर गड़बड़ हुआ है बेटा, जोश जोश में गलती हो गई, ये सम गलत आया होगा, 718 100% ये गलत आया होगा। दोबारा निकालते हैं, फिर दोबारा से, ठीक है। तो एक बार देखो, 6 का स्क्वायर 36, 7 का 49, 10 का 100, 12 का 144, 104 का 16, 8 का 64, ये सही है, ठीक है। 6 और 9 15, 15 और 4 19, 19 और 9 19 और 9, यहाँ गड़बड़ी हुई शायद, 9 9 18, 28 है ना, 28 और 6 34, 34 और 4 38, 38 और 4 42, ठीक है। तो ये 2 कैरी 4 आएगा, यहाँ हमारा कैरी 3 आया था, ये गड़बड़ थी। 4 और 3 7, 7 और 4 11, 11 और 4 15, 15 6 21, 21 और 1 22, 22 और 6 28, 28 और 4 32, 32 का 2, कैरी आ जाएगा अब 3, 3 और 1 4 और 1 5 और 1 6, 6 और 1 7, 722 बिल्कुल है ना, 712 शायद आया था हमारा, वो गड़बड़ था। तो देयरफॉर सिग्मा स्क्वायर हो जाएगा 722/8 माइनस एक्स बार कितना था, 9, 9 का स्क्वायर 81। तो फिर ऐसा क्यों लग रहा है कि गड़बड़ है, नहीं तो 8 9 72, 90, 90 बार कटेगा ये, 720, 2 बचेगा, पॉइंट लगाया 20 हो गया, 8 दूना 16, 4 बचेगा, 8 तिया 24, 8 तिया 24, ऐसा कुछ आ रहा है। तो 90.23, लेट मी चेक, 90.23, तो 0.23 और ये 9 पॉइंट समथिंग आ रहा है, ठीक है, 9.25 या 2423 लगभग एकदम सही है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें और कैलकुलेशन कहीं छोटी मोटी माइन्यूट एरर होगी तो वो आप देख लेना, ये आंसर आ जाएगा हमारा। अब बात करते हैं, जैसा कि मैं आपसे कह रहा था कि सिग्मा और सिग्मा स्क्वायर, अच्छा सिग्मा स्क्वायर रह गया इसमें, अब सिग्मा स्क्वायर और समझ लेते हैं। अब हम बात करते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन की, ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन जिसको हम सिग्मा से डिनोट करते हैं, किससे, सिग्मा से। तो भैया देखो, स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला आपको अलग से याद नहीं करना है, स्टैंडर्ड डेविएशन इज नथिंग बट अंडर रूट के अंदर वेरिएंस, ठीक है। जो हमारा वेरिएंस का फॉर्मूला है उसको अंडर रूट में रख दोगे तो वो स्टैंडर्ड डेविएशन बन जाएगा, उसको पैक कर देते हैं बॉक्स में, ये हो गया फॉर्मूला स्टैंडर्ड डेविएशन का। अब आप सोचेंगे सर इसका क्वेश्चन करा दो, क्वेश्चन आपको बहुत इजीली मिल जाएगा, सेम प्रोसेस है, बस जो आपका आंसर आ रहा है उसको अंडर रूट में डालना है, ठीक है। अब हम बात करते हैं सिग्मा स्क्वायर और सिग्मा के बारे में, चेंज ऑफ ओरिजिन और चेंज ऑफ स्केल में इस पर क्या फर्क पड़ता है वो देखते हैं।
We need to know the dependence of sigma on change of origin and scale, as it is going to provide the step deviation method to find sigma, which makes involve calculations easier. तो ये बहुत easiest तरीके से आप समझ पाते हैं कि ये जो सिग्मा और सिग्मा स्क्वायर है ये चेंज ऑफ ओरिजिन से नहीं बदलते, ठीक है, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, कि कोई डेटा है उसमें आपने कोई नंबर ऐड कर दिया, ठीक है। चेंज ऑफ ओरिजिन का मतलब समझो पहले, चेंज ऑफ ओरिजिन का मतलब होता है कि कोई डेटा आपको दिया है उसमें आपने कोई डेटा प्लस या माइनस कर दिया, लेट्स से x1 x2 x3 से लेकर के xn करके कोई डेटा दिया है। अब इसमें आपने कोई एक कांस्टेंट नंबर ऐड या सब्ट्रैक्ट कर दिया, लेट्स से कोई नंबर है k, वो हर एक डेटा से हमने ऐड या सब्ट्रैक्ट कर दिया, ठीक है, इस तरीके से। तो सिग्मा पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिग्मा और सिग्मा स्क्वायर दोनों पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब अगर हम बात करें चेंज ऑफ स्केल, स्केल का मतलब ये है कि अगर आपने कोई नंबर यहाँ पर इन डेटा में मल्टीप्लाई या डिवाइड कर दिया, है ना, देखो ये तो हमारा चेंज ऑफ ओरिजिन था। अब हम स्केल की बात करते हैं, तो लेट से x1 पे आपने कोई नंबर k मल्टीप्लाई कर दिया, या फिर इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि x1 अपॉन k कर दिया, डिवाइड भी कर सकते हैं ऐसे ही xn इंटू के या फिर xn अपॉन k कर दिया डिवाइड में वो। तो चेंज ऑफ ओरिजिन या चेंज ऑफ स्केल का अगर फंडा समझे तो ओरिजिन का तो कोई फर्क नहीं पड़ा, सिग्मा आपका शुरू में था और सिग्मा जो था वो आपका वही रहा, सिग्मा स्क्वायर या सिग्मा वही रहा। लेकिन अगर आप k से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो आपका जो सिग्मा स्क्वायर या सिग्मा है वो उसी k से मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड हो जाता है। आई बात समझ में? ये हो गया चेंज ऑफ स्केल का फंडा। अब हम सवाल करते हैं, ठीक है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है भी कंसिडर द डेटा दिस विथ स्टैंडर्ड डेविएशन है सिग्मा एक्स। आगे बोला है इफ वाई आई बराबर एक्स आई माइनस ए देन सिग्मा वाई बराबर सिग्मा एक्स। मतलब आप डेटा में कोई नंबर ऐड या सब्ट्रैक्ट करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा सिग्मा पर, ठीक। दैट इज स्टैंडर्ड डेविएशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ ओरिजिन, क्लियरली बोला गया है ये इंडिपेंडेंट है, ठीक है। बट अगर आप डेटा में किसी कांस्टेंट एज से डिवाइड या मल्टीप्लाई कर देते हैं तो बाद वाला जो सिग्मा है, बाद वाला जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो पहले वाले का उतना ही टाइम्स मल्टीप्लाई या डिवाइड हो जाएगा। आई बात समझ में? ठीक है, ये कहानी है। तो यहाँ पे एक छोटा सा नोट है, व्हाट अबाउट द वेरिएंस। भैया वेरिएंस में भी सेम कहानी चलेगी, सेम कहानी चलेगी, कुछ भी नया नहीं है। क्योंकि आप देखो वेरिएंस क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है, अंडर रूट के अंदर वेरिएंस है, तो दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ना, सीधी सी बात है। चलो क्वेश्चन करते हैं। अरे ये तो जेईई मेंस का क्वेश्चन है, आओ निपटाते हैं इसको, पढ़ते ही खत्म हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन है ऑल द स्टूडेंट ऑफ अ क्लास परफॉर्म पुअरली इन मैथमेटिक्स, जो कि जनरली देखा भी जाता है कि मैथ्स के अंदर ही सबसे कम नंबर आते हैं। द टीचर डिसाइडेड टू गिव ग्रेस मार्क्स ऑफ 10। भैया मतलब एकदम कैसा वैसा टीचर है, भगवान के समान टीचर है कि वो ग्रेस मार्क्स दे रहा है, 10 नंबर दे रहा है वो भी। टू ईच ऑफ द स्टूडेंट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टैटिस्टिकल मेजर विल नॉट चेंज इवन आफ्टर द ग्रेस मार्क्स वर गिवन। कौन सा ऐसा स्टैटिस्टिकल मेजरमेंट है जो चेंज नहीं होगा? बहुत सिंपल सी बात है, मीन ऑब्वियसली चेंज हो जाएगा तो ये हमारा आंसर नहीं होगा, मीडियन भी चेंज हो जाएगा, मॉड भी चेंज हो जाएगा। कौन सा ऐसा डेटा है जो चेंज नहीं होगा? वो है वेरिएंस। क्योंकि आप यहाँ पे चेंज ऑफ ओरिजिन पर खेल खेल रहे हैं। किस पर? चेंज ऑफ ओरिजिन, ठीक है। मतलब कि अगर किसी बच्चे के शुरुआत में मान लो 23 नंबर थे, वो 10 नंबर से फेल हो रहा था, उसको 10 नंबर की ग्रेस चाहिए थी, तो उसको 10 नंबर देने पर 33 मार्क्स हो जाएंगे। तो सिग्मा शुरू में जो था सिग्मा बाद में भी वही रहेगा, या सिग्मा स्क्वायर लेंगे तो ज़्यादा बेटर, क्योंकि वेरिएंस का फंडा है तो सिग्मा स्क्वायर ले लिया। तो हमारा आंसर आ जाएगा डी ऑप्शन। क्लियर है? कोई डाउट इसमें? यहाँ पे लिखा हुआ भी कि वेरिएंस इज इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन, दैट्स इट। अब अगला क्वेश्चन हमारे सामने स्क्रीन पे है। क्वेश्चन के अंदर प्रॉपर्टी का क्लियरली इस्तेमाल करना है आपको, और वेरिएंस का हमने चेंज ऑफ स्केल देख लिया है, चेंज ऑफ ओरिजिन देख लिया है, उसी को इस्तेमाल करते हुए क्वेश्चन का आंसर देना है। क्वेश्चन है द वेरिएंस ऑफ 10 ऑब्जर्वेशन इज 6। तो भैया शुरुआत में वेरिएंस आपके पास 6 है, ठीक है। इफ ईच ऑब्जर्वेशन इज मल्टीप्लाइड बाय 3 देन द न्यू वेरिएंस क्या होगा? पहली बात तो ये बताओ कि चेंज होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो वेरिएंस पे इफेक्ट आता है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से हम इसको सोचेंगे कि लेट्स से सिग्मा एक्स बराबर हर एक उसका 3 से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो ये स्टार्टिंग का है और ये बाद का डेटा है, ठीक है। अब अगर हम बात करें, ये तो हमने स्टैंडर्ड डेविएशन का रिलेशन लिखा, अगर हम बात करें वेरिएंस की, तो ये सिग्मा स्क्वायर ऑफ एक्स इज इक्वल टू स्क्वायरिंग कर दिया दोनों तरफ, तो 9 टाइम्स ऑफ सिग्मा स्क्वायर वाई हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो सिग्मा स्क्वायर एक्स है, ये हम बाद वाला वेरिएंस निकालना चाहते हैं। ये एक्स वाला बाद वाला है, नया है,
वाई वाला सपोज पहले वाला है, तो पहले वेरिएंस कितना था 6 था, तो यहाँ पर हम रख देंगे सिग्मा स्क्वायर वाई को 6, तो 9 छंगे 54, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन में दिया है। क्लियर है, तो ये हमारा आंसर हो गया डी ऑप्शन। चेक कर लेते हैं, आगे चलते हैं। अब एक छोटा सा रिजल्ट है जो आपको कई बार यूज होगा, और इसके अंदर एक रिजल्ट और है वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो रिजल्ट ये है पहला, दैट इज द वेरिएंस ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर इज गिवन बाय एन स्क्वायर माइनस 1/12। तो ये वेरिएंस का फॉर्मूला लगा करके उसको सिंप्लीफाई करके डायरेक्ट आंसर लिखा है। इसको आप अपनी मेमोरी में ऐड कर लें, ऐड इन योर मेमोरी, दैट इज AIM। तो अपनी मेमोरी में ऐड कर लोगे तो सीधा सीधा आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे, और इस पर बेस JEE मेंस में क्वेश्चन आया हुआ भी है, ठीक है, और आपके बोर्ड में भी है, तो मैं दोनों क्वेश्चन करवाऊंगा। और इसी में एक छोटा सा फॉर्मूला और ये ऐड कर लो कि वेरिएंस ऑफ फर्स्ट m इवन नेचुरल नंबर, m इवन नेचुरल नंबर, इसको हम लिखेंगे n स्क्वायर, n नहीं m ले रहे हैं तो m स्क्वायर लिखेंगे, m स्क्वायर माइनस 1/3। ये हमारा दूसरा ऐसा फॉर्मूला है जो हमें अपनी मेमोरी में ऐड कर लेना है, ठीक है, अपने नोट्स में भी इसको लिख लेना। ये इवन नेचुरल नंबर के लिए है, वो बेसिक नेचुरल नंबर के लिए। अगर सर मान लो ओड वाला पूछा तो भैया टोटल में से इवन वाला माइनस कर देंगे, ठीक है, तो बस फॉर्मूला बन जाएगा। अब आप चलते हैं JEE मेंस के क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे, क्वेश्चन क्या कहता है ध्यान से देखो। कहता है क्वेश्चन, व्हाट इज द वेरिएंस ऑफ फर्स्ट 50 इवन नेचुरल नंबर। दोनों में से कौन सा फॉर्मूला लगेगा, पहला वाला या दूसरा वाला, सोच के बताओ। ऑब्वियसली दूसरा वाला, क्योंकि इवन पूछा है हमसे। क्या पूछा है, इवन नेचुरल नंबर, तो फॉर्मूला लगेगा m स्क्वायर माइनस 1/3। m के प्लेस पर रखेंगे 50, तो 50 का स्क्वायर माइनस 1/3। अब इसमें आप 50 का स्क्वायर 2500 लिख के उसको वो मत कर देना, सीधा सीधा लिखो, इसको लिखो 50 माइनस 1 इंटू 50 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 3। अब ध्यान से देखो, 50 माइनस 1 कितना हो जाएगा 49, 50 प्लस 1 कितना हो जाएगा 51, अपॉन 3 करेंगे, ये 17 बार कट जाएगा, दुनिया में बचेगा 49 इंटू 17। अब 17 को 49 से मल्टीप्लाई करो जरा, 49 को 17 से मल्टीप्लाई किया, 9 7 63, 7 चौके 28, 6 34, यहाँ पे 49 एज इट इज, 9 4 13, 4 3 7 और 1 8, तो 833 हमारा आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन बी में दिया हुआ है, ठीक है। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। सॉर्टेड है, आसान था, ठीक है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, ये प्रॉपर तरीके से सॉल्व किया है, ये प्रॉपर मेथड से सॉल्व किया है, फॉर्मूला लगा करके। ये सॉल्यूशन भी आप अपने रेफरेंस के लिए रखें, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। ये 2020 में आया था। क्वेश्चन क्या कहता है, देखो आप घबराना नहीं कि सर JEE के क्वेश्चन क्यों करा रहे हो, घबराना नहीं है बिल्कुल भी। क्वेश्चन इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि फॉर्मूला आप इसी बहाने थोड़ा सा रिवाइज कर लें, याद रख लें। आज जो क्वेश्चन कहता है, इफ द वेरिएंस ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर इज 10, तो भैया फॉर्मूला क्या था, n नेचुरल नंबर का फॉर्मूला क्या है, देखो ये लिखा हुआ है n स्क्वायर माइनस 1/12, ठीक है। यहाँ लगा देंगे हम, n स्क्वायर माइनस 1/12 हमारे पास कितना है 10 के बराबर है। आगे बोला है एंड द वेरिएंस ऑफ फर्स्ट m इवन नेचुरल नंबर, तो इसका फॉर्मूला होगा m स्क्वायर माइनस 1/3, और ये किसके बराबर है 16 के बराबर है। तो कहता है m प्लस n बताओ, लो भैया दो इक्वेशन है, दो अननोन है, निकालो, दोनों को ऐड करो, आंसर आ जाएगा। यहाँ से n स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 120 और एक 121, तो n आ जाएगा प्लस माइनस 11, ठीक है। मैं प्लस का 11 लेके चल रहा हूँ फिलहाल, माइनस 11 को छोड़ दो। m स्क्वायर इक्वल टू 16 × 48 और 1 49, तो m की वैल्यू आ जाएगी 7, ठीक है। दोनों को ऐड करोगे तो 18 आंसर आ जाएगा, ये रहा 18 आपका आंसर आ गया। सॉर्टेड है, आसान। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब ये क्वेश्चन प्रोबेबली लास्ट क्वेश्चन होगा, और ये आपके NCERT का क्वेश्चन है, तो अगर पिछला कर लिया तो ये तो उड़ा ही दोगे आप। क्वेश्चन है द वेरिएंस ऑफ 20 ऑब्जर्वेशन इज 5। तो आगे बोला इफ ईच ऑब्जर्वेशन इज मल्टीप्लाइड बाय 2 देन फाइंड द न्यू वेरिएंस ऑफ द रिजल्टिंग ऑब्जर्वेशन। तो हम सिग्मा x बराबर लेके चलेंगे शुरुआत में। अच्छा, हर एक को 2 से मल्टीप्लाई किया, तो ये नया है और ये बाद वाला है, मतलब ये पुराना है, ये ओल्ड है और ये न्यू वेरिएंस है। अच्छा, वेरिएंस भी नहीं है, ये कहानी स्टैंडर्ड डेविएशन के रिलेशन की है, क्योंकि वेरिएंस में तो स्क्वायरिंग चलती है, तो आप दोनों तरफ स्क्वायरिंग किया तो सिग्मा स्क्वायर एक्स हो जाएगा 4 इंटू सिग्मा स्क्वायर वाई। सिग्मा स्क्वायर एक्स फॉर न्यू डेटा ये हो जाएगा 4 इंटू ये कितना है हमारे पास, शुरुआत में कितना था 5 था, तो 5 चौके 20, तो 20 हमारा आंसर आ जाएगा। लेट मी चेक एंड लेट मी शो यू किधर 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 किधर। अच्छा, ये प्रॉपर मेथड से इन्होंने सॉल्व किया, तो 2 का स्क्वायर इंटू 5 मतलब कि 4 इंटू 5 20, दैट्स इट। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो मेरे ख्याल से ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होगी। बहुत ही आसान सा चैप्टर था,
मैंने वैरायटी ऑफ क्वेश्चन आपके सामने लिया था। अब आपका फर्ज बनता है कि इन क्वेश्चंस को दोबारा सोल्व करें और साथ ही साथ एनसीईआरटी के रिमेनिंग क्वेश्चन को आप 1 बाय 1 सारे लगा लें। ठीक है, काफ़ी अच्छी वैरायटी के क्वेश्चन दिए हैं, इसी बहाने फॉर्मूला और कैलकुलेशन पे अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके जाना ताकि आपको पीडीएफ मिल जाए और आने वाले लेक्चर्स की पीडीएफ भी यहाँ पे, और जो पिछले लेक्चर हो चुके हैं वो भी सब यहाँ पे वेल ऑर्गेनाइज तरीके से अवेलेबल होंगे। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं ताकि अगला जो चैप्टर है, दैट इज गेस करो कौन सा चैप्टर पढ़ने वाले। अब एनसीईआरटी का ये हमारा सेकंड लास्ट चैप्टर था। अब दुनिया में एक ही चैप्टर बचा है हमारी क्लास 11 की एनसीईआरटी का, दैट इज प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी का लेक्चर अगर आपको चाहिए टाइम से, ठीक है, मेरे ख्याल से सबको चाहिए होगा, प्रोबेबिलिटी बहुत तंग करता है, तो पीएनसी और प्रोबेबिलिटी को मिक्स करते हुए हम लोग पीएनसी भी थोड़ा पहले रिवाइज करेंगे, फिर प्रोबेबिलिटी पे बात करेंगे। तो ये लास्ट चैप्टर होगा और आपके सारे वन शॉट आपको मिल गए हैं क्लास 11 के। ठीक है, प्रोबेबिलिटी का लेक्चर अगर वक्त से पहले चाहिए नोटिफिकेशन आपको, तो बेल आइकन प्रेस करके जाना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बहुत सारे बेनिफिशियल वीडियो आपको यहाँ पे मिलेंगे इन्फॉर्मेशन वीडियो के साथ साथ। ठीक है, तो चलिए, ये सारी कहानी थी स्टैटिस्टिक्स की। अब मिलते हैं हम अगले लेक्चर में, तब तक के लिए दबा के पढ़ाई करो, अपना ख्याल रखो। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।